चैप्टर की शुरुआत होती है जब फेरडा को बताया जाता है कि उसकी सगाई ग्रैंड डचेस वल्द्रोवा के साथ तय कर दी गई है। भाई, यह सुनते ही फेरडा समझ जाता है कि यह कोई आम सगाई नहीं है। उसके सामने सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो इस सगाई को तोड़कर अपने परिवार से हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर दें, या फिर इसे स्वीकार करके अपनी जान जोखिम में डाल दें। लेकिन फेरडा अपने परिवार का हिस्सा बने रहना चाहता था। वह नाइट फैमिली का तीसरा बेटा था और बचपन से ही खुद को साबित करने की कोशिश करता आया था। फिर भी उसकी ट्रेनिंग देखकर बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे कि इतने सालों बाद भी वह उसी स्तर पर अटका हुआ है और उसमें कोई खास टैलेंट नहीं है। फेरदा के मन में बस एक उम्मीद थी कि अगर वह और मेहनत करेगा तो किसी दिन उसका परिवार उसे स्वीकार कर लेगा। तभी उसका भाई वहां आता है और उससे पूछता है, फेरदा, मैंने तुम्हारे बारे में एक बहुत दिलचस्प रूमर सुना है। क्या सच में तुमने एक नाइट को ट्रेन करना शुरू कर दिया है? लेकिन यह सिर्फ गलत फहमी नहीं थी। उसके भाई के लिए फ्रीडा की कोई अहमियत नहीं थी, यहां तक कि उसकी आंखों में देखते हुए भी वह उसे नजरअंदाज कर देता है और चला जाता है। फ्रीडा मन ही मन सोचता है कि वह तो बस अपने परिवार से थोड़ी सी रिकॉग्निशन चाहता था, लेकिन आखिर में उसे सर्वाइवल का रास्ता चुनना पड़ा। वह अपने पिता के सामने साफ बोल देता है, मैं अपना परिवार छोड़ने का फैसला कर चुका हूं। पिता के चेहरे पर कोई भाव तक नहीं आता। वह बस इतना कहते हैं, ठीक है, आज से तुम्हारा इस परिवार से कोई संबंध नहीं रहेगा। और भाई, अगले ही दिन फेरदा का सामान और बिस्तर घर के बाहर फेंक दिया जाता है। जिस परिवार को अपना बनाने के लिए उसने पूरी जिंदगी मेहनत की थी, उसी परिवार ने उसे इस तरह दुनिया के बीच अकेला छोड़ दिया। फेरदा जाते जाते मन में कहता है, मैंने जो कुछ सहा है उसे कभी नहीं भूलूंगा। मुझे इस तरह बाहर निकालने का तुम्हें पछतावा होगा। और उसी दिन उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक अध्याय शुरू हो जाता है। 18 साल की उम्र में फेरदा आखिरकार अपनी जादुई शक्ति को जागृत कर लेता है। देर से ट्रेनिंग शुरू करने की वजह से दूसरे प्रशिक्षु उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तभी उसकी शक्ति का रंग लाल दिखाई देता है। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। फेरदा के लिए यह कोई संयोग नहीं था। उसके भीतर जमा गुस्सा, नफरत और बदले की भावना ही उसकी शक्ति का स्रोत बन चुकी थी। और फिर फेरदा अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए ऐसा हमला करता है कि वहां मौजूद लोग उसकी असली ताकत समझ जाते हैं। लेकिन भाई, यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि फेरदा की पिछली जिंदगी में और अब उसे याद आता है कि उसकी सबसे पहली मंजिल क्या थी, उसका अपना परिवार। वह वापस अपने परिवार के पास जाता है और उन नौकरों से हिसाब चुकाता है जिन्होंने बचपन में उसे लगातार नीचा दिखाया था। इसके बाद वह परिवार के दोनों भाइयों के बीच इतनी नफरत भड़काता है कि वे एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। आखिर में उसका पूरा परिवार उसके सामने टूट जाता है। फेरदा अपने पिता के सामने खड़ा होकर कहता है कि ध्यान से देखिए, यही वह परिवार है जिसे आपने अपनी पूरी जिंदगी बनाने में लगा दी थी। और इसके बाद वह उस परिवार को पूरी तरह खत्म कर देता है। लेकिन इसके बावजूद उसकी आंखों में लाल माना शांत नहीं होती। फेरदा सोचता है कि यह काफी नहीं है। उसका गुस्सा और नफरत अब सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रह सकते। यही गुस्सा आगे चलकर पूरे महाद्वीप में तबाही मचाता है। अनगिनत लोग उसके खिलाफ तलवारें उठाते हैं और उसे महाद्वीप का दुश्मन घोषित कर देते हैं। लेकिन फेरदा फिर भी बच जाता है और इंसानों की सीमा माने जाने वाले 8वें सर्कल तक पहुंच जाता है। अब उसे डर था कि जिन लोगों को उसने नुकसान पहुंचाया है वे किसी दिन वापस आकर उससे बदला जरूर लेंगे। इसलिए फेरडा तय करता है कि उसे और ज्यादा ताकतवर बनना होगा। उसे 9वें सर्कल यानी डेमी गॉड के स्तर तक पहुंचना होगा। और इसके लिए उसे चाहिए था एक ऐसी शक्ति जो इंसानों की सीमा से परे हो। तभी उसे एक जवाब मिलता है, ड्रैगन का हार्ट। और यहां से किस्मत एक बार फिर फेरदा को उसी रास्ते पर ले आती है जहां उसका सामना ग्रैंड डचेस वल्द्रोवा से होने वाला था। अब फेरदा के सामने वही क्रिम्सन ड्रैगन वल्द्रोवा होती है, जिसकी हालत समय के साथ काफी खराब हो चुकी है। फेरदा उसे देखकर समझ जाता है कि वह पहले जैसी ताकतवर नहीं रही। उसके मन में एक ही बात है, अगर वल्द्रोवा को मार दिया जाए तो उसका ड्रैगन हार्ट उसे 9वें सर्कल तक पहुंचने में मदद कर सकता है। फेरदा हमला शुरू करता है और वल्द्रोवा भी उसके सामने खड़ी रहती है। फेरदा उसे बताता है कि तुम्हें मेरे हाथों शांति से मर जाना चाहिए। वल्द्रोवा शांत होकर जवाब देती है कि लोग उसे ड्रैगन कहते हैं, लेकिन उसने खुद को कभी इंसानों का हिस्सा माना ही नहीं। वह जन्म से ही इंसानी दुनिया से दूर रही है। फिर वह फेरदा से पूछती है कि आखिर उसके मन में उसके लिए इतना गुस्सा क्यों है। फेरदा बिना किसी झिझक के जवाब देता है कि वल्द्रोवा ने खुद कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई। वल्द्रोवा की वजह से वह अपनी मंगेतर के पीछे गया, अपने परिवार से निकाला गया और उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। वल्द्रोवा पूछती है कि क्या इसमें उसकी गलती थी। फेरदा कहता है, हाँ, क्योंकि एक ड्रैगन का इंसान को अपना साथी बनाने का लालच ही उसकी सारी परेशानियों की जड़ था। यह सुनकर वल्द्रोवा कांपने लगती है। फेरदा को भी समझ नहीं आता कि उसके अंदर अचानक ऐसा बदलाव क्यों आया, लेकिन वह सोचता है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
वल्द्रोवा की वजह से उसे खुद के बारे में सोचने और अपनी जिंदगी को समझने का थोड़ा समय जरूर मिला था, इसलिए वह फैसला करता है कि अब अंतिम हमला किया जाए। वल्द्रोवा उसकी ओर अपना ड्रैगन वाला हाथ बढ़ाती है। फेरदा को लगता है कि वह हमला करने वाली है, इसलिए वह भी अपनी मैजिक तैयार कर लेता है। लेकिन तभी उसके चेहरे पर ड्रैगन का खून गिरता है। फेरदा की आंखें फैल जाती हैं क्योंकि वल्द्रोवा खुद अपने सीने को चीर रही होती है। फेरदा समझ नहीं पाता कि वह ऐसा क्यों कर रही है। तभी वल्द्रोवा उसे कहती है कि तुमने खुद कहा था कि तुम्हारी मैजिक को ड्रैगन हार्ट की जरूरत है ना? फेरदा के लिए यह सुनना किसी झटके से कम नहीं था। वह चिल्लाकर कहता है कि रुक जाओ, वह हार्ट ही उसकी 9वें सर्कल तक पहुंचने की सबसे बड़ी उम्मीद है। लेकिन वल्द्रोवा नहीं रुकती। फेरदा भी उस पर हमला करता है और एक खतरनाक ब्लास्ट सीधे ड्रैगन पर जा लगता है। फिर भी वल्द्रोवा अपने सीने से हाथ निकालकर अपना हार्ट बाहर ले आती है और फेरदा के सामने रख देती है। वह सिर्फ इतना कहती है, इसे ले लो। भाई, फेरदा के पास उस समय कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचते। वह वल्द्रोवा से पूछता है कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। यह उसका आखिरी मौका था। वह चाहती तो फेरदा को मार सकती थी। वल्द्रोवा जवाब देती है कि हाँ, वह जानती थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसकी वजह से फेरदा कितना दुखी था। और अब वल्द्रोवा अपने दिल की बात सामने रखती है। वह बताती है कि उसने अपने अंदर बहने वाले उस बेकार खून और बिना वजह पैदा होने वाली नफरत से हमेशा नफरत की थी। उसकी मौजूदगी ही दूसरे लोगों के लिए डर का कारण बन गई थी। इसलिए अगर वह मर जाए तो शायद ये सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन उसके मन में एक छोटी सी उम्मीद भी थी। शायद इस दुनिया में उसे भी कभी खुशी मिल सकती है, और इसी उम्मीद को वह अब छोड़ रही थी। वल्द्रोवा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह फेरदा से कहती है कि अगर उसकी वजह से इतने लोग परेशान हुए हैं तो कम से कम मरने से पहले वह फेरदा को थोड़ी खुशी देना चाहती है। यही शायद उसके लिए आखिरी चीज हो सकती है। इतना कहकर वल्द्रोवा शांत हो जाती है और अब फेरदा के अंदर कुछ टूट चुका था। फेरदा वल्द्रोवा के सामने खड़ा होकर उसके हार्ट को देखता रहता है। उसके अंदर पहली बार बदले और ताकत से अलग कोई भावना पैदा होती है। वह अपने सीने को पकड़कर सोचता है कि आखिर उसे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। वल्द्रोवा ने मरते समय भी उसके लिए ऐसा क्यों किया। तभी फेरदा खुद को समझाता है कि उसे यहाँ क्यों आना था। उसके सामने 9वें सर्कल तक पहुंचने का मौका पड़ा है। सदियों से जीवित ड्रैगन की एसेंस अगर वह हासिल कर ले तो इंसानों की सीमा पार करके डेमी गॉड के स्तर तक पहुंच सकता है। लेकिन जैसे ही फेरदा ड्रैगन एसेंस को अपने अंदर लेने की कोशिश करता है, उसके चारों तरफ एक बेहद खतरनाक ऊर्जा फैल जाती है। अगले ही पल फेरदा खुद को किसी दूसरी जगह पर पाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। उसे पूरा यकीन था कि उसने ड्रैगन हार्ट लिया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी और ही जगह की गहराई में पहुंच गया हो। वहां उसे वल्द्रोवा के भाव महसूस होने लगते हैं। फेरदा धीरे धीरे घुटनों पर बैठ जाता है। उसे वल्द्रोवा के अंदर छिपा हुआ ऐसा गहरा और सदियों पुराना दुख महसूस होता है जिसकी तुलना उसके अपने दुख से भी नहीं की जा सकती। फेरदा समझता है कि उसका गुस्सा और बदला सिर्फ उसकी जिंदगी तक सीमित नहीं रहा था। उसकी नफरत ने वल्द्रोवा की जिंदगी को भी खत्म कर दिया। वह सोचता है कि आखिर उसने क्या कर दिया जिस चीज के पीछे वह पूरी जिंदगी भागता रहा। ग्रेट मेज बनना, बदला लेना, डेमी ह्यूमन बनना और आखिर में डेमी गॉड बनना। क्या सच में वही उसकी असली इच्छा थी? नहीं, उसके दिल में तो सिर्फ एक साधारण परिवार और शांत जिंदगी की चाहत थी। फेरदा वल्द्रोवा को याद करते हुए सोचता है कि क्या वह भी यही चाहती थी। क्या वल्द्रोवा भी बस एक सामान्य जिंदगी और थोड़ी खुशी चाहती थी? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वल्द्रोवा उसके हाथों मर चुकी थी और उसके पास कुछ भी बदलने का रास्ता नहीं था। इसी गहरे दुख के बीच फेरदा एक बेहद शक्तिशाली सोल स्पेल का इस्तेमाल करता है जिसे सिर्फ 9वें सर्कल का मेज ही चला सकता है। स्पेल सक्रिय होते ही कुछ समय बाद उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, फेरदा, फेरदा। अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं। वह खुद को एक अलग जगह पर पाता है और उसके सामने उसका पिता गुस्से में उसे आवाज दे रहे होते हैं कि वह उनसे बात करते समय जवाब क्यों नहीं दे रहा। फेरदा पूरी तरह भ्रमित हो जाता है। उसे याद है कि वह तो मर चुका था, लेकिन जब वह तारीख समझता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह उसी दिन वापस आ चुका था जिस दिन उसके पिता ने पहली बार वल्द्रोवा के साथ उसकी सगाई की खबर सुनाई थी। पिता फिर वही बात दोहराते हैं कि अगर वह सगाई से इनकार करता है तो उसे परिवार छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इस बार फेरदा के अंदर का इंसान बदल चुका था। वह आगे बढ़ता है और अपने पिता के सामने खड़े होकर साफ शब्दों में कहता है, मैं समझ गया हूं। मैं वल्द्रोवा के साथ अपनी सगाई स्वीकार करता हूं। भाई, जिस फैसले ने पिछली जिंदगी में उसकी मौत की शुरुआत की थी, उसी फैसले को फेरदा इस बार खुद चुन रहा था। फेरदा के भाई को जब पता चलता है कि उसने वल्द्रोवा के साथ सगाई स्वीकार कर ली है तो उसे यकीन ही नहीं होता। वह सोचता है कि फेरदा आखिर खुद मौत के मुंह में क्यों जा रहा है।
उसका बटलर भी बताता है कि फेरडा जाने की तैयारी कर रहा है और उसने अपने कमरे के सारे नौकरों को बाहर भेज दिया है। भाई फेरडा के कमरे में पहुंचता है और गुस्से में उसे पुकारता है, लेकिन सामने का दृश्य देखकर चौंक जाता है। उसे उम्मीद थी कि फेरडा रोएगा, चिल्लाएगा और जाने से मना करेगा, लेकिन फेरडा तो पहले से तैयार खड़ा था। फेरडा उसे याद दिलाता है कि बिना दस्तक किसी के कमरे में घुसना अच्छी आदत नहीं है। उसका भाई पूछता है कि क्या उसने ये कपड़े खुद पहने हैं। फेरडा जवाब देता है कि अब उसे अपनी जिंदगी खुद संभालनी है, इसलिए इन चीजों की आदत डालनी होगी। फिर उसका भाई आखिरी बार उसे समझाने की कोशिश करता है कि वल्द्रोवा की सगाई को स्वीकार करना मौत को न्योता देना है। वह बताता है कि पहले भी एक बेहद प्रतिभाशाली थर्ड प्रिंस ने वल्द्रोवा से सगाई करने की कोशिश की थी, लेकिन वह भी इस रिश्ते को निभा नहीं पाया। इसके बावजूद फेरडा बिल्कुल शांत रहता है। उसका भाई उसे परिवार छोड़ने या आदेश की अवहेलना करने से रोकता है और धमकी देता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वह खुद उसे खत्म कर देगा। फेरडा उल्टा उसके व्यवहार पर तंज कस देता है और अपने भाई को शांत रहने के लिए कहता है। वह जानता है कि पिछली जिंदगी में वह इन लोगों से अपना बदला ले चुका है, इसलिए इस बार उसके अंदर पहले जैसी नफरत नहीं है। फेरडा उसकी टांग खींचते हुए कहता है, ब्रदर, जरा अपने सामान पर लगाम दो। थरक के बादशाह, सबको पता है तेरी वो हवस वाली नजर। उसी हवस भरी नजर से तू बिग ब्रदर की पत्नी को अपनी आंखों से जो ताकता है। ये सुनते ही उसके भाई का घी वहीं खत्म हो जाता है। अगले ही पल उसका भाई गुस्से से कहता है, अबे कुत्ते रुक वहीं, आज तेरी अर्थी उठेगी। लेकिन फेरडा उसे इग्नोर करते हुए कहता है, अगर तुमने मुझे टच भी किया तो मेरा चेहरा खराब हो जाएगा, फिर मेरी एंगेजमेंट में रुकावट आ जाएगी और फिर बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जब हम बच्चे थे तब बात अलग थी, लेकिन बचपन के मुकाबले अब सिचुएशन अलग है। थरक के बादशाह, और ड्रैगन जॉज टेरिटरी तक का रास्ता बहुत लंबा है, इसलिए मैं अब चलता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि फेरडा हाउस होल्ड के बाहर बगी की तरफ जाने लगता है, जहां बगल में वही नशेड़ी बटलर भी खड़ा होता है। बटलर अपनी मगरमच्छ के आंसू बहाने लगता है और जोर जोर से कहता है, यंग मास्टर, ओ यंग मास्टर, ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैंने आपको इतने सालों तक सर्व किया और अब आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। यह सुनकर फेरडा थोड़ा चौंक जाता है। वो सोचता है, हाँ, ये नशेड़ी बूढ़ा सठिया गया है क्या? ऐसी बातें कहना जिनका कोई मतलब ही ना हो। फिर फेरडा मन ही मन सोचता है, अगर तुझे सच में ऐसा महसूस होता तो तू मेरे खाने के साथ छेड़छाड़ ही नहीं करता। बचपन से मुझे लगता था कि मैं हमेशा बीमार सिर्फ इसलिए रहता हूं क्योंकि मैं कमजोर था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि घर के नौकर तक कभी मेरे साइड में नहीं थे। उन दिनों को पीछे मुड़कर देखता हूं तो ये आदमी मुझे इतना घटिया लगता है कि मेरा मन करता है इसे खत्म कर दूं। लेकिन इसके बावजूद फेरडा अपने चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं आने देता। वह कामली बटलर के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, तुमने इतने समय तक काफी मेहनत की है। मेरे जैसे इंसान का इतने लंबे समय तक ख्याल रखना आसान नहीं था। फेरडा की ये बात सुनकर बटलर भी एक पल के लिए हैरान रह जाता है। उसे शायद उम्मीद ही नहीं थी कि फेरडा उससे इतनी शांति से बात करेगा। इसके बाद फेरडा बगी में बैठकर वहां से जाने लगता है। जाते जाते वह पीछे मुड़कर कहता है, अलविदा, मेरे जाने के बाद रोसनोवा परिवार का अच्छे से ख्याल रखना। इसके बाद बगी आगे बढ़ने लगती है और फेरडा उसमें बैठे बैठे चुपचाप सोचता रहता है। रास्ते में वह सोचता है कि बदला लेने की इच्छा अब उसके अंदर पहले जैसी नहीं रही। पिछली जिंदगी में वह अपनी नफरत को लगातार बढ़ाता गया था और वह शक्ति उसके लिए किसी नशे जैसी बन गई थी। जितना ज्यादा वह उस पागलपन में डूबता गया, उतना ही ज्यादा उसे सब कुछ रोमांचक लगता था। लेकिन अब वह उस रास्ते पर दोबारा नहीं जाना चाहता। शायद शांत जिंदगी की उसकी इच्छा ही असल में सबसे बड़ी चीज थी, जिसे वह इतने सालों से समझ नहीं पाया था। तभी कोचमैन उसे बताता है कि वे ग्रैंड डचेस के इलाके की सीमा पर पहुंच चुके हैं। वहां एक बोर्ड लगा होता है कि इस जगह से आगे ग्रैंड डचेस वल्द्रोवा का क्षेत्र शुरू होता है और बिना अनुमति प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है। कोचमैन फेरडा को वहीं छोड़कर वापस चला जाता है। फेरडा सोचता है कि शायद कोचमैन वल्द्रोवा से इतना डर गया कि उसे यहां छोड़कर भाग गया। लेकिन तभी उसे चिंता होती है कि अगर कोई मॉन्स्टर सामने आ गया तो वह अपनी रक्षा कैसे करेगा। तभी झाड़ियों के पीछे से एक लड़की निकलती है और अपना परिचय देती है, मैं लूरी हूं, लेडी वल्द्रोवा की अटेंडेंट। क्या आप फेरडा हैं? फेरडा हाँ कहता है और लूरी उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। रास्ते में फेरडा इस साम्राज्य की ताकत के बारे में सोचता है। लोग इसकी शक्ति पर गर्व करते हैं, लेकिन पूर्वी हिस्से में मौजूद लैंड ऑफ डीमंस इस साम्राज्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। वहां खतरनाक मॉन्स्टर्स इंसानी इलाकों के लिए लगातार खतरा बने रहते हैं और इन्हीं मॉन्स्टर्स के खिलाफ फ्रंट लाइन पर खड़ी होकर लड़ने वाली क्रिम्सन ड्रैगन वल्द्रोवा है। लोग उसे ईविल ड्रैगन कहते हैं, जबकि असल में वही इंसानों को इन मॉन्स्टर्स से बचा रही है। तभी कुछ मॉन्स्टर्स फेरडा पर हमला कर देते हैं, लेकिन लूरी तुरंत उन्हें भगा देती है। फिर वह फेरडा से कहती है, अब चिंता की कोई जरूरत नहीं है,
जब तक मैं आपके साथ हूं ये छोटे मोटे मॉन्स्टर्स आपको छू भी नहीं सकते। फेरडा उसका धन्यवाद करता है और पूछता है, आखिर हमें और कितनी दूर चलना होगा? लूरी बताती है, अभी लगभग 2 घंटे और चलना पड़ेगा। फेरडा यह सुनकर हैरान होता है और पूछता है, तुम यहाँ कब पहुंची थी? इतनी जल्दी कैसे आ गई? लूरी बिल्कुल सामान्य अंदाज में जवाब देती है, वहां से यहाँ आने में लगभग 10 मिनट लगे, मैं उड़कर आई थी। फेरडा मन ही मन सोचता है, जैसा मैंने सोचा था, ये कोई साधारण मेड नहीं है। इसके अंदर ड्रैगन ब्लड है और इसने ड्रैगन की शक्ति को इनहेरिट किया है। इसकी मैजिक और स्ट्रेंथ आम इंसानों से बिल्कुल अलग स्तर की है। फेरडा फिर लूरी से पूछता है, तो फिर हम भी उड़कर क्यों नहीं चलते? लूरी जवाब देती है, अगर ऐसा करना है तो मुझे आपको अपनी बाहों में उठाकर उड़ना पड़ेगा और यह मेरे लिए उचित नहीं होगा। फेरडा कहता है, उसकी चिंता मत करो, अगर तुम उड़ सकती हो तो मैं भी किसी तरह संभाल लूंगा। लेकिन लूरी साफ मना कर देती है। फेरडा आखिरकार समझ जाता है कि उसे जबरदस्ती करना बेकार है। वह कहता है, ठीक है, फिर पैदल ही चलते हैं, काफी देर हो गई है, थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। लेकिन लूरी तुरंत जवाब देती है, नहीं, हमें जल्दी करनी होगी, हमारी मिस्ट्रेस हमारा इंतजार कर रही है। भाई, लूरी की यह बात सुनकर फेरडा समझ जाता है कि वल्द्रोवा खुद उसका इंतजार कर रही है। लेकिन उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। पिछली जिंदगी में यही वल्द्रोवा उसके जीवन की सबसे बड़ी वजह बनी थी। पहले उसके परिवार से अलग होने की, फिर उसके अंदर हेट्रेड और रिवेंज पैदा होने की, और आखिरकार उसकी अपनी मौत की भी। लेकिन इस जिंदगी में सब कुछ अलग था। फेरडा ने अपना बदला पहले ही ले लिया था। अब वह उसी रास्ते पर दोबारा नहीं जाना चाहता था। उसने पहली बार समझा था कि ताकत और बदले के पीछे भागते भागते उसने अपनी असली इच्छा ही खो दी थी। वह बस एक साधारण परिवार और शांत जिंदगी चाहता था, और अब उसे एक ऐसा मौका मिला था जहां शायद वह अपनी जिंदगी को अलग तरीके से जी सकता था। सामने वल्द्रोवा का डोमेन था और उसके भीतर वह ड्रैगन थी जिसे फेरडा पिछली जिंदगी में अपना दुश्मन समझता था। लेकिन इस बार वह उसके पास बदला लेने नहीं, बल्कि उसकी फियांसे बनने जा रहा था। उधर फेरडा भी थोड़ा परेशान हो जाता है। उसके मन में आता है कि आखिर शादी जैसी चीज कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, और झुक कर कहती है, मास्टर आपके फियांसे आ गए हैं। यह सुनकर फेरडा दरवाजे की दूसरी तरफ से आने वाली ओरा को महसूस करता है। उसे साफ महसूस हो रहा था कि यह सिर्फ किसी आम इंसान की प्रेजेंस नहीं है। क्या यह ड्रैगन की ओरा है? दबाव इतना ज्यादा था कि फेरडा भी समझ गया कि सामने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मेड कहती है, आप यहीं रुकिए, मैं अपनी मास्टर का संदेश लेकर आई हूं और वहीं आपको बताऊंगी। फेरडा पूछता है, क्या मैं उनसे सीधे बात कर सकता हूं? मेड गंभीर होकर कहती है, क्या आपको लगता है कि आपकी जैसी कोई व्यक्ति मेरी मास्टर के सामने जाकर उनसे सीधे बात करने का अधिकार रखता है? यह सुनकर फेरडा को तुरंत समझ आ जाता है कि यहाँ हालात कितने अलग हैं। कुछ देर बाद वह वापस आती है और कहती है, ठीक है, अब मैं ग्रैंड डचेस वल्द्रोवा का संदेश आपको देती हूँ। फिर वह वल्द्रोवा का संदेश सुनाती है, मैंने सुना है कि तुम आर्कॉन एम्पायर के आदेश का पालन करते हुए मेरे साथ एंगेजमेंट करने यहाँ तक आए हो। तुम्हारे साहस की मैं प्रशंसा करती हूँ कि तुम इतनी दूर तक मुझसे मिलने आए। लेकिन मेरा तुम्हारे साथ एंगेजमेंट आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए वापस वहीं चले जाओ जहां से आए हो। ये सुनकर फेरडा के मन में आता है, मैं इतनी दूर अपनी फियांसे बनने आया और अब वह मुझे वापस भेज रही है। अगर वह अपने पिछले जीवन वाला फेरडा होता तो शायद इस बात को स्वीकार कर लेता, लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं था। फेरडा साफ कहता है, मैं यहाँ किसी आदेश की वजह से नहीं आया हूँ, मैं अपनी मर्जी से यहाँ खड़ा हूँ और मेरी यहाँ से वापस जाने की कोई इच्छा नहीं है। मैं ये एंगेजमेंट पूरी करना चाहता हूँ। फेरडा की बात सुनकर मेड भी कुछ पल के लिए हैरान रह जाती है। फिर वह बिल्कुल शांत होकर कहती है, समझ गई। अगले ही पल वह फेरडा के सामने रुपयों से भरा एक बड़ा बैग रख देती है और कहती है, लेडी वल्द्रोवा ने कहा है कि अगर तुम अभी वापस चले जाओगे तो तुम्हारे लिए जिंदगी जीना आसान हो जाएगा। वह तुम्हें काफी धन देने को तैयार है। इन पैसों को लेकर कहीं और अपना नया घर बसा लो। फेरडा बिना किसी झिझक के जवाब देता है, मुझे तुम्हारे धन या किसी संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी दिलचस्पी सिर्फ ग्रैंड डचेस वल्द्रोवा से एंगेजमेंट करने में है। ये पूरा दृश्य देखने के बाद मेड कुछ देर तक चुप रहती है। फिर अचानक वह दरवाजा बंद करके गुस्से में चिल्लाती है, अपना समय बर्बाद करना बंद करो और यहां से निकल जाओ। फेरडा उसकी बात सुनकर पूछता है, क्या यह भी डचेस का संदेश है? मेड जवाब देती है, नहीं, मैं अपनी मास्टर की अटेंडेंट होने के नाते अपनी तरफ से कह रही हूं। अगर तुम यहां से नहीं गए तो खुद तुम्हारे रिश्तेदारों को बुलाकर तुम्हें ये चीजें देकर वापस भेजना पड़ेगा। इतना कहकर मेड फिर ड्रैगन की ओर चली जाती है। फेरडा उसे जाते हुए देखता है और मन ही मन सोचता है, ड्रैगन का डर। तभी मेड वापस उसकी ओर बढ़ती है और कहती है, मैं तुम्हारे जैसे लोगों को तुमसे ज्यादा जानती हूँ। मेरी लेडी के सामने खड़े होकर तुम्हारे अंदर कोई भावना नहीं दिखती, तुम सिर्फ पावर और एम्बिशन से भरे हुए हो। फेरडा जवाब देता है,
तो क्या इसी वजह से थर्ड प्रिंस मारा गया था? मेड कहती है, हाँ, उसके मन में भी यही विचार थे। वह मैरिज पैक्ट बनाकर लेडी वल्द्रोवा का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। उसे लगता था कि उसकी योजना किसी को पता नहीं चलेगी, लेकिन मेरी मास्टर से कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। फेरदा कुछ पल शांत रहता है और फिर कहता है, हाँ, वह सच में बहुत एम्बिशियस था। इसके बाद फेरदा मेड की तरफ देखकर कहता है, लेकिन मेरी नज़र में तुम भी कोई अलग नहीं हो। मेरी मास्टर को निराश करने की कोशिश करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम भी थर्ड प्रिंस की तरह मरना चाहती हो? यह सुनकर फेरदा हल्का सा मुस्कुरा देता है। फिर वह गंभीर होकर कहता है, मैं फेरडा रोज नोवा अपने नाम की कसम खाकर कहता हूं कि मैं यहां किसी लालच की वजह से नहीं आया। मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया और न ही मैं किसी फायदे के लिए यहां आया हूं। फेरदा मन ही मन सोचता है, मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि पिछली बार उसने मुझे अपना हार्ट दिया था। उस समय मैं इतना सेल्फिश था कि उसके सैक्रिफाइस को समझ ही नहीं पाया। लेकिन इस बार मैं अलग हूं। इस बार मैं तुम्हारा एलाई बनना चाहता हूं। फिर फेरदा मेड से कहता है, जाकर अपनी मास्टर से कह दो कि अब से मैं किसी अटेंडेंट से बात नहीं करूंगा। मैं सीधे उनसे बात करूंगा। मैं यहाँ वाल्द्रोवा की फियांसे बनने आया हूं क्योंकि शायद हमारी डेस्टिनी में एक दूसरे का पार्टनर बनना लिखा है। यह सुनते ही मेड फिर गुस्से में आ जाती है, तुम बेकार की बातें करने की हिम्मत कैसे करते हो? लेकिन कुछ पल बाद वह खुद को शांत करती है और कहती है, थोड़ा इंतजार करो। फेरदा आराम से कहता है, ठीक है। मेड तुरंत ड्रैगन के पास जाती है और उसे बताती है, लेडी, वह व्यक्ति खुद को आपका फ्यूचर फियांसे बनाना चाहता है। यही उसका जवाब है। यह सुनकर वल्द्रोवा भी गंभीर हो जाती है। मेड आगे बताती है कि फेरदा ने उसके सामने खड़े होकर उसकी ऑरा से बिल्कुल डर नहीं दिखाया। वल्द्रोवा पूछती है, क्या यह सच है? वह मेरे सामने खड़े होकर मेरी आंखों में देख रहा था? मेड जवाब देती है, हाँ, जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो मुझे लगा था कि वह बहुत कमजोर इंसान है। मुझे लगा था कि कासल तक पहुंचते पहुंचते ही मारा जाएगा। लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे लगा कि वह बिल्कुल साधारण नहीं है। आपकी ऑरा तक उसे डरा नहीं सकी। वल्द्रोवा यह सुनकर कुछ देर सोचती है। मेड भी कहती है कि वह व्यक्ति उसकी आंखों में देखकर बात कर रहा था। वल्द्रोवा आखिरकार हल्का सा हंसती है और कहती है, सच में कितना भाग्यशाली है वह, एक इंसान जो मेरे साथ आई कांटेक्ट कर सकता है। शायद इसी वजह से मैं भी उसके सामने सामान्य तरीके से बात कर सकती हूँ। फिर वल्द्रोवा फैसला करती है कि फेरदा के साथ एंगेजमेंट आगे बढ़ाई जाए। मेड बाहर आती है और फेरदा से कहती है, मेरी मास्टर ने तुम्हारी एंगेजमेंट आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। फिलहाल मैं तुम्हें तुम्हारा गेस्ट रूम दिखाती हूँ, मेरे साथ आओ। इसके बाद वह फेरदा को एक बेहद खूबसूरत गेस्ट रूम में लेकर जाती है। फेरदा कमरे को देखकर सोचता है कि उसने इतनी अच्छी जगह की उम्मीद नहीं की थी। कमरा उसकी उम्मीद से भी ज्यादा साफ सुथरा और व्यवस्थित था। वह मेड से पूछता है, इस जगह की इतनी अच्छी देखभाल कौन करता है? मेड कहती है, मैं ही करती हूँ। और कौन करेगा? फेरदा हैरानी से पूछता है, क्या यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है? मेड जवाब देती है, नहीं, मैं अपनी मिस्ट्रेस की अकेली अटेंडेंट हूँ। फेरदा तुरंत कहता है, अकेली अटेंडेंट? तो फिर तुम मुझे गेस्ट क्यों कह रही हो? मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस का फियांसे हूँ। मेड ठंडे अंदाज में जवाब देती है, अभी मैरिज सेरेमोनी पूरी नहीं हुई है, इसलिए मेरे लिए तुम सिर्फ एक गेस्ट हो। यह सुनकर फेरदा थोड़ा चौंक जाता है। मन ही मन वह सोचता है कि यह लड़की अपनी मास्टर की इतनी रक्षा कर रही है जैसे किसी कुत्ते की तरह गार्ड कर रही हो। मानो उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई इंसान उसकी मिस्ट्रेस के करीब आए। फेरदा बेकार की बातों को छोड़कर सीधा सवाल करता है, ठीक है, ये बताओ कि एंगेजमेंट सेरेमोनी आखिर कब होगी? मेड जवाब देती है, 1 महीने के अंदर। वह आगे बताती है, तब तक तुम्हें ड्रैगन लेयर के अंदर ही रखा जाएगा। फेरदा सोचता है, तो 1 महीना काफी होना चाहिए। लेकिन मेड उसकी बात काटते हुए कहती है, किसने कहा कि सिर्फ 1 महीने के अंदर तुम्हारी शादी पक्की हो जाएगी? फिर वह गंभीर होकर बताती है, 1 महीना तुम्हारी डेडलाइन है। इस दौरान तुम्हें अपनी वर्थ साबित करनी होगी। फेरदा पूछता है, वर्थ साबित करने की डेडलाइन? मेड कहती है, हाँ, अगर तुम ग्रैंड डचेस के पार्टनर बनने वाले हो तो तुम्हारा स्टेटस और क्षमता इतनी होनी चाहिए कि तुम्हारी मौजूदगी उसके लिए फायदेमंद हो। इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना है। इस दौरान खुद को साबित करो और दिखाओ कि तुम उसके पार्टनर बनने के योग्य हो। यह सुनकर फेरदा को एक बार फिर एहसास होता है कि वल्द्रोवा से शादी करना बिल्कुल आसान काम नहीं है। फेरदा पूछता है, क्या यह तुम्हारी मास्टर का फैसला है? मेड जवाब देती है, नहीं, मेरी मिस्ट्रेस का दिल काफी नरम है। वह शायद इस मैटर को उतना सीरियस नहीं लेना चाहती। अगर बात सिर्फ उन पर छोड़ दी जाए तो शायद वह तुम्हें ऐसे ही वापस जाने दें, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वह आगे कहती है, अगर तुम अपनी वर्थ साबित नहीं कर सकते तो फिर तुम उनकी फियांसे बनने के लायक नहीं हो। तुम चाहे खुद को कितना भी बड़ा समझो, ग्रैंड डचेस के लाइफ पार्टनर के रूप में तुम्हें कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। फेरदा उसकी सारी बातें ध्यान से सुनता है और मन ही मन सोचता है, मेरी फियांसे ने अपने साथ एक अच्छा इंसान रखा है। भले ही वह मुझे पसंद नहीं करती, फिर भी उसने अपनी मास्टर को सबसे ऊपर रखा
और लाइफ पार्टनर के लिए जरूरी चीजें साफ साफ बता दी। फेरदा फिर कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। तुम चाहती हो कि मैं अपनी कैपेबिलिटी साबित करूं, लेकिन आखिर मुझे कितना पावरफुल बनना होगा? क्या मुझे इस एम्पायर का एम्परर बनना पड़ेगा? मेड तुरंत कहती है, नहीं, मुझे इतना भी नहीं चाहिए। बस तुम्हें इतना सक्षम होना होगा कि कोई भी बड़ा व्यक्ति तुम्हें देखकर तुम्हें कमजोर समझकर नीचे न देख सके। फेरदा मन ही मन सोचता है, ये बात इतनी आसानी से कह रही है जैसे मुझे बस उतनी ही क्षमता हासिल करनी है। फिर वह कहता है, ठीक है, समझ गया। फेरदा का इतना शांत जवाब सुनकर मेड थोड़ी इरिटेट हो जाती है। वह पूछती है, तुम इतने काम कैसे हो? क्या ड्रैगन से मिलना तुम्हारे लिए इतना आसान है, या फिर तुम कोई बेवकूफ हो? फेरदा बिल्कुल शांत रहता है और कहता है, चिंता मत करो, 1 महीने के अंदर मैं तुम्हें अपनी इतनी एबिलिटीज दिखाऊंगा कि तुम खुद कन्विंस्ड हो जाओगी। फेरदा का कॉन्फिडेंस देखकर मेड मन ही मन सोचने लगती है, आखिर इस इंसान के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये इतना कॉन्फिडेंट है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है। फेरदा सोचता है, मुझे अपनी पोटेंशियल साबित करनी होगी। हाँ, ये सच है, अभी मेरे पास कोई खास एबिलिटी नहीं है। हालांकि पूरे कॉन्टिनेंट में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें बेहद प्रेशियस माना जाता है। फेरदा अपने हालात को समझने लगता है। उसे पता था कि ग्रैंड डचेस वल्द्रोवा के साथ एंगेजमेंट सिर्फ नाम की बात नहीं थी। अगर उसे वास्तव में उसका पार्टनर बनना है तो उसे अपनी ताकत और पोटेंशियल दोनों साबित करने होंगे। 1 महीने का समय बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन फेरदा के लिए यह मौका भी कम नहीं था। पिछली जिंदगी में उसने पावर और रिवेंज के पीछे भागते हुए बहुत कुछ हासिल किया था, लेकिन इस बार वह उस पुराने रास्ते पर वापस नहीं जाना चाहता था। 9th सर्कल तक पहुंचने के अपने पुराने एक्सपीरियंस को याद करते हुए फेरदा सोचता है कि किसी भी मेज के लिए पहला सर्कल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहीं से उसकी पूरी मैजिकल जर्नी की डायरेक्शन तय होती है। इसे एक क्रॉस रोड्स की तरह समझो, जहां इंसान अपने मेंटल सर्किट की नेचर चुनता है। एक तरफ ब्लू सर्किट होता है जो मेडिटेशन के जरिए बनाया जाता है। इसकी ग्रोथ काफी स्लो होती है, लेकिन ये स्टेबल होता है और इसे कंट्रोल करना कंपैरेटिवली आसान रहता है। वहीं दूसरी तरफ रेड सर्किट है जो डेंजरस इमोशंस से बनता है। ये इंसान को बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अगर इमोशंस कंट्रोल से बाहर हो जाएं, तो इंसान खुद उन्हीं इमोशंस का शिकार बन जाता है। अपने पास्ट लाइफ में फेरदा ने इसी रेड सर्किट को चुना था और हेट्रेड तथा एंगर की ताकत पर ग्रेट मेज तक पहुंच गया था। इसलिए उसे पता है कि अगर उसने फिर वही रास्ता चुना तो उसकी पावर बहुत तेजी से बढ़ सकती है, लेकिन वो दोबारा अपनी इमोशंस में बह जाएगा। इस बार फेरदा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। वो अपनी पास्ट लाइफ की वही गलती दोहराने के बजाय एक अलग रास्ता चुनना चाहता है। इसके बाद 1 हफ्ते का टाइम स्किप होता है। फेरदा लगातार प्रैक्टिस कर रहा होता है और अपने ब्लू सर्किट को क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल उसका बनाया हुआ सर्किट फिर टूट जाता है। फेरदा मन ही मन सोचता है कि एक और फेलियर हो गया। आमतौर पर ब्लू सर्किट बनाने में 3 साल तक लग सकते हैं। फेरदा के लिए यह टाइम बहुत ज्यादा है, लेकिन रिग्रेशन की वजह से उसके पास पिछली जिंदगी का एक्सपीरियंस है, इसलिए उसे उम्मीद है कि वो इसे काफी जल्दी कंप्लीट कर लेगा। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि ब्लू सर्किट का फीलिंग उसके पुराने रेड सर्किट से बिल्कुल अलग है और अब उसके पास सिर्फ 3 हफ्ते बचे हैं। इसी बीच लूरियन उसके लिए खाना लेकर आती है और उसे अभी भी प्रैक्टिस करते देखकर पूछती है, क्या आप अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं? फेरदा जवाब देता है, हाँ। लूरियन उसे देखकर कहती है कि उसे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि कुछ बदला है। फेरदा भी समझता है कि अगर वो इसी तरह प्रैक्टिस करता रहा तो बात नहीं बनेगी। सच तो ये है कि वो बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा। उसे कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। तभी खाना खाते समय फेरदा को अचानक एक अजीब वाइब्रेशन महसूस होती है। वो पूछता है कि आखिर ये वाइब्रेशन कैसी है। लूरियन बताती है कि उसकी मिस्ट्रेस अभी मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। फेरदा चौंक कर पूछता है, मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय कर रही हैं? लूरियन बताती है कि उसकी मिस्ट्रेस खुद जाकर डीमन लैंड से निकलने वाले मॉन्स्टर्स का सामना करती हैं और उन्हें खत्म करती हैं। ये सुनते ही फेरदा कहता है कि वो भी उस बैटल को अपनी आंखों से देखना चाहता है। लूरियन तुरंत मना कर देती है और कहती है कि उसके लिए वहां न जाना ही बेहतर होगा। फेरदा पूछता है, लेकिन क्यों? लूरियन समझाती है कि कोई भी नॉर्मल ह्यूमन उस ड्रैगन की प्रेजेंस और उसके वेट को सहन नहीं कर सकता। अगर एंगेजमेंट से पहले ही उसकी हालत खराब हो गई तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन फेरदा साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अगर आगे चलकर वल्द्रोवा उसकी पार्टनर बनने वाली है तो वो उसे अपनी आंखों से देखना चाहता है। आखिर वो फ्यूचर में उसकी ड्यूटी और उसकी लड़ाइयों को समझना चाहता है। अगले ही सीन में लूरियन फेरदा को उड़ाकर उस बैटलफील्ड तक ले जाती है। वहां पहुंचते ही जैसे ही वो उसे नीचे उतारती है, फेरदा लगभग जमीन पर गिर पड़ता है। वो मन ही मन सोचता है कि लूरियन की फ्लाइंग स्पीड तो टेलीपोर्टेशन से कम नहीं है। भाई, मेड समझकर अंडर एस्टिमेट करना सच में भारी पड़ सकता है। लूरियन उसे संभलने को कहती है और सामने देखने के लिए कहती है। फेरदा जैसे ही सामने देखता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं।
वहां बहुत सारे मॉन्स्टर्स इकट्ठा हो चुके होते हैं और तभी अचानक उनमें से एक से स्ट्रेंज एनर्जी निकलती है। अगले ही पल एक बेहद पावरफुल ब्लास्ट होता है। उसी ब्लास्ट के बीच वल्द्रोवा वहां प्रकट होती है। उसकी प्रेजेंस आते ही सारे मॉन्स्टर्स बेकाबू हो जाते हैं, लेकिन वाल्द्रोवा बिना किसी हेजिटेशन के एक मॉन्स्टर को पकड़ती है और उसे बेरहमी से खत्म कर देती है। फिर वो एक एक करके बाकी मॉन्स्टर्स को भी एलिमिनेट करने लगती है। इसके बाद वल्द्रोवा अपना फायर ब्रेथ इस्तेमाल करती है। एक बेहद डेंजरस अटैक बैटलफील्ड को हिला देता है। लूरियन और फेरदा दूर खड़े होकर ये पूरा सीन देखते रहते हैं। तभी वल्द्रोवा एक भयानक रोर करती है। उसकी ड्रैगन रोर की आवाज इतनी पावरफुल होती है कि फेरदा के शरीर में अचानक दर्द फैल जाता है और वो वहीं जमीन पर बैठ जाता है। फेरदा मन ही मन सोचता है कि ये कैसी खतरनाक पावर है कि सिर्फ एक ड्रैगन रोर ने उसकी हालत खराब कर दी। लूरियन उसे देखकर कहती है, अब समझ आया, इसी वजह से मैंने तुम्हें यहां आने से मना किया था। इंसान का ड्रैगन के साथ जुड़ना कितना मुश्किल है, अब तुम्हें खुद समझ आ जाना चाहिए। वल्द्रोवा के ब्लड में जिस पावर को ह्यूमंस विकेड ड्रैगन एसेंस कहते हैं वो मौजूद है। उसका मूल स्वभाव डिस्ट्रक्शन, मर्डरस एंगर और सैवेज इंस्टिंक्ट से जुड़ा हुआ है। लूरियन आगे कहती है कि अगर फेरदा इसी तरह वल्द्रोवा के करीब रहने की कोशिश करता रहा तो उसकी ये कमजोर बॉडी रोज टूटती रहेगी। अब उसे समझ जाना चाहिए कि इंसान और ड्रैगन का एक होना आखिर कितना मुश्किल है। फेरदा कुछ देर तक चुपचाप वल्द्रोवा को देखता रहता है। लूरियन को लगता है कि अब शायद उसे समझ आ गया होगा कि वल्द्रोवा के साथ रहना कितना मुश्किल है, लेकिन फेरदा के चेहरे पर डर के बजाय एक अलग ही एक्सप्रेशन होता है। वो मन ही मन सोचता है कि वल्द्रोवा सच में कितनी मैग्निफिसेंट है। लूरियन उसकी तरफ देखती है और उसे मुस्कुराता हुआ देखकर खुद हैरान रह जाती है। वो सोचती है, ये मुस्कुरा क्यों रहा है इतनी डेंजरस चीज देखने के बाद भी। लूरियन के हिसाब से तो ऐसा इंसान शायद कोई क्रेजी मैसोकिस्ट ही हो सकता है जिसे चोट खाने में भी मजा आता हो, लेकिन फेरदा के लिए बात कुछ और है। वो वल्द्रोवा को सिर्फ एक टेरिफाइंग ड्रैगन के रूप में नहीं देख रहा था। उसने पहली बार उसकी असली नेचर को अपनी आंखों के सामने देखा था। वल्द्रोवा अपनी पावर का इस्तेमाल किसी बेवजह की डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं कर रही थी। वो मॉन्स्टर्स को रोक रही थी, लोगों की रक्षा कर रही थी और अपने टेरिटरी को बचा रही थी। इसके बाद सीन ड्रैगन पैलेस में शिफ्ट होता है। फेरदा अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ा होता है। उसकी पूरी बॉडी लगभग नम हो चुकी होती है। वो मन ही मन सोचता है कि किसी तरह उसने खुद को संभाल तो लिया, लेकिन उसकी हालत अभी भी काफी खराब है। ड्रैगन फियर को सहने के बाद उसने सीधे ड्रैगन रोर भी झेला था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि अगर लूरियन उसे उठाकर वापस कमरे तक न लाती तो शायद वो खुद चल भी नहीं पाता। फेरदा को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की होती है कि उसका कॉन्शियसनेस इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया। फिर वो सोचता है कि उसका ब्लू सर्किट अभी भी उससे बहुत दूर है और ऊपर से आज का पूरा दिन भी इसी तरह निकल गया। लेकिन उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर वो उस बैटल को देखने क्यों गया था। जब वो उस पूरी घटना को दोबारा याद करता है तो वल्द्रोवा का ड्रैगन फॉर्म उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है और उसे फिर से सिहरन महसूस होती है। फेरदा मानता है कि वो सीन सच में डरावना था, लेकिन इसके बावजूद उसकी नजर वल्द्रोवा से हट नहीं पाई। उसने पहली बार देखा कि वल्द्रोवा अपनी असली आइडेंटिटी को किसी से छिपाए बिना एक डेंजरस ड्रैगन के रूप में सामने आती है और फिर भी उन मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए खुद लड़ती है। फेरदा सोचता है कि वो सिर्फ अपने लव्ड वंस को बचाने के लिए इस रास्ते पर चल रही है और शायद इसी वजह से उसे वल्द्रोवा के लिए एक अलग तरह का रिस्पेक्ट महसूस होने लगा है। फेरदा मन ही मन सोचता है कि अगर वो और वल्द्रोवा कुछ समय साथ रहें तो आखिर उसे किस तरह का एहसास होगा। फिर उसका ध्यान अपने मेंटल सर्किट पर जाता है। वो समझता है कि रेड सर्किट उसकी पुरानी जिंदगी की गलती थी। वो उस रास्ते पर दोबारा नहीं जाना चाहता। उसे एंगर और रिवेंज के सहारे अपनी पावर नहीं बढ़ानी। लेकिन अब उसके अंदर एक नया इमोशन पैदा हो चुका था। वो इमोशन ना तो हेट्रेड था और ना ही रिवेंज। फेरदा खुद भी कंफ्यूज था कि आखिर इस फीलिंग को क्या नाम दिया जाए। जितना वो वल्द्रोवा को याद करता उतना ही उसका मेंटल सर्किट क्लियरर होता जाता। उसे महसूस होता है कि अगर उसने इस इमोशन को कंट्रोल नहीं किया तो उसका सर्किट पूरी तरह कोलैप्स हो सकता है। इसलिए फेरदा उस इमोशन पर पूरा फोकस करता है। वो उसे कंप्रेस करता है और फिर अपनी मेंटल पावर को पूरी ताकत से रोटेट करने लगता है। इस बार वो अपने मेंटल सर्किट को पहले से कहीं ज्यादा क्लियरली फॉर्म करने की कोशिश करता है। फेरदा मन ही मन कहता है कि इस बार वो एक ऐसा सिंगुलर सर्कल बनाएगा जो उसकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देगा। वो अपनी पुरानी जिंदगी को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। उसे वही फ्यूचर नहीं चाहिए जहां हेट्रेड और रिवेंज उसे धीरे धीरे मॉन्स्टर बना दें। फेरदा अपने मन में तय करता है कि वो अपनी पास्ट लाइफ की गलती दोबारा कभी नहीं करेगा। अगले दिन लूरियन उसके कमरे में आती है। फेरदा को देखकर वो तुरंत नोटिस करती है कि कुछ अलग है। लूरियन हैरान होकर पूछती है, क्या तुमने सच में सिर्फ एक रात में अपना सर्किट कंप्लीट कर लिया? फेरदा उसकी तरफ देखकर पूछता है, तुमने नोटिस कर लिया? तुम्हारी ड्रैगन आइज सच में मजाक नहीं है। लूरियन कहती है कि उसे तो लगा था फेरदा को अपने पैरों पर खड़े होने में ही काफी समय लगेगा। आखिर उसने सिर्फ एक रात में ये काम कैसे कर लिया?
फेरदा हल्की मुस्कान के साथ कहता है, इसीलिए तो ये पॉसिबल हुआ, क्योंकि मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूं। लूरियन उसे देखती रहती है। फेरदा उससे पूछता है कि अब क्या वो उसे अपने हिसाब से क्वालिफाई करता हुआ मानती है। लूरियन जवाब देती है कि हाँ, अब वो क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड को मैच करता है। फेरदा कहता है कि उसके चेहरे से तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी उसे बहुत लंबा रास्ता तय करना है। लूरियन कहती है कि अगर ऐसा है तो अब उसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग ग्राउंड तैयार करना पड़ेगा। अगला सीन एक ऐसे स्थान पर जाता है जहां ट्रेनिंग के लिए कई तरह के इक्विपमेंट लगाए गए हैं। लूरियन वहां पहले से मौजूद होती है और फेरदा के लिए पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड तैयार कर चुकी होती है। फेरदा उसे देखकर शॉक्ड रह जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि उसने तो सिर्फ वल्द्रोवा की अटेंडेंट होने के आधार पर अंदाजा लगाया था, लेकिन इस लड़की ने आधे दिन के अंदर पूरा प्रैक्टिस फील्ड तैयार कर दिया। फेरदा खुशी से बोल पड़ता है, एक्सीलेंट, और ताली बजाने लगता है। लूरियन उससे पूछती है कि वो कुछ जानना चाहती है। फेरदा ने महंगे मैजिक टूल्स नहीं मांगे थे, सिर्फ प्रैक्टिस टारगेट्स और कुछ बेसिक चीजें मांगी थीं। तो आखिर वो इन सब का करने क्या वाला है? फेरदा बताता है कि वो अपने मैजिक को प्रॉपरली कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करने वाला है। अगर वो अपनी पावर को एफिशिएंटली कंट्रोल करना सीख गया तो आगे उसकी ग्रोथ और बेहतर हो सकती है। लूरियन थोड़ी कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, बस इतना ही? फेरदा उसकी तरफ देखता है। लूरियन बताती है कि ड्रैगन्स के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। उनके लिए मैजिक कंट्रोल करना लगभग ब्रीदिंग जितना नेचुरल है। अगर फेरदा किसी दूसरे ड्रैगन चाइल्ड से ये बात कहेगा तो शायद वो उसे पुराने जमाने का इंसान समझेंगे। फेरदा थोड़ा चुप हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि इन लोगों के लिए मैजिक इतनी नेचुरल चीज है क्योंकि वो जन्म से ही ऐसी एबिलिटीज लेकर आते हैं। आखिर कोई ऐसा इंसान जो जन्म से ही पावर का गिफ्ट लेकर पैदा हुआ हो, वो ह्यूमन एफर्ट की असली कीमत कैसे समझ सकता है? फेरदा मन ही मन यही सोचता रहता है, लेकिन इंसानों के लिए यही चीज हासिल करने के लिए सालों तक मेहनत करनी पड़ती है। फेरदा को अब साफ समझ आ रहा था कि लूरियन उसकी मेहनत को देखकर भी पूरी तरह इम्प्रेस्ड क्यों नहीं है। उसके लिए ये सब कुछ वैसा ही है जैसे किसी इंसान के लिए सामान्य तरीके से सांस लेना। सामने तैयार किया गया पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड इसी काम के लिए था। फेरदा उस जगह को ध्यान से देखता है और फिर प्रैक्टिस शुरू करने के लिए आगे बढ़ता है। लूरियन भी वहीं खड़ी होकर उसे ऑब्जर्व करती रहती है। फेरदा ट्रेनिंग के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी पीछे से लूरियन पूछती है, क्या मैं तुम्हारी ट्रेनिंग देख सकती हूँ? फेरदा भी कहता है, इसमें तुम्हें क्या फायदा है? क्या तुम भी ये ट्रेनिंग करना चाहती हो? लूरियन उसकी बात सुनकर थोड़ी शांत हो जाती है। फेरदा मन ही मन सोचता है कि कंट्रोल की फाउंडेशन स्टेबिलिटी होती है और यही ब्लू सर्कल की मेथड है। लेकिन रेड सर्कल को कंट्रोल करने के लिए मुझे अपनी इमोशंस को भी कंट्रोल करना होगा। अगर मैं वल्द्रोवा के रास्ते को समझ पाया तो शायद उसके एक रास्ते को खोल पाऊंगा। पिछली जिंदगी में मुझे वायलेंस के फ्लो के साथ पैदा हुई शक्ति को बाहर निकालने में ही पूरा 1 साल लग गया था। उसे स्फीयर में कंडेंस करके माना बुलेट बनाने में 1 और साल लगा था। उस समय मैंने अपनी जिंदगी में कितना खून पसीना बहाया था ये मुझे खुद पता है। लेकिन अब सिर्फ 2 मिनट में ही फेरदा की मैजिक उस स्तर तक पहुंच जाती है। ये देखकर लूरियन भी हैरान रह जाती है। वह मन ही मन सोचती है, क्या इसने सच में माना की स्फीयर बना ली, वो भी बिना पसीना बहाए? और सबसे बड़ी बात, पहली ट्रेनिंग में ही इस इंसान ने उसे कंट्रोल कर लिया था। इसके बाद फेरदा 3 माना बुलेट्स बनाता है और उन्हें सामने रखे सेंटर टारगेट की तरफ पॉइंट करता है। अगले ही पल वह तीनों बुलेट्स को एक साथ टारगेट पर फायर कर देता है। जोरदार ब्लास्ट होता है और टारगेट बुरी तरह हिल जाता है। फेरदा कहता है, जैसा मैंने सोचा था, इससे मैं नहीं मरा। फेरदा की इस बात को देखकर लूरियन को उस पर थोड़ा शक होने लगता है। वह इस पूरी घटना की रिपोर्ट तैयार करके वल्द्रोवा के पास ले जाती है। वल्द्रोवा रिपोर्ट सुनकर कहती है, समझ गई, तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर वल्द्रोवा कहती है कि लूरियन के आने के कुछ समय बाद ही फेरदा ने मैजिक को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। हालांकि आगे जाकर वह कितना इंप्रेसिव बनेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मैं खुद एक ड्रैगन हूं और मुझे नहीं पता कि इंसानों के बीच उसकी फाइनल एबिलिटी को किस तरह देखा जाएगा। फिर वल्द्रोवा पूछती है, तुम तो बाहर की दुनिया को काफी अच्छी तरह जानती हो, लूरियन, तुम्हें वो इंसान कैसा लगता है? लूरियन जवाब देती है कि शुरुआत में वह काफी परफेक्ट लगा और यही चीज उसे और भी ज्यादा आकर्षक और खतरनाक बनाती है। वल्द्रोवा पूछती है, लेकिन क्यों? लूरियन कहती है, क्योंकि यहां ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बिना किसी गलती के उस लेवल तक पहुंच सके। उसे लंबे समय से कुछ न कुछ छिपाना जरूर आ रहा है। लूरियन आगे कहती है कि फेरदा ऐसा बर्ताव करता है जैसे उसे दर्द तक अच्छा लगता हो। वल्द्रोवा उसकी बात सुनकर पूछती है, लूरियन, क्या तुम इसी तरह इंसानों को एक्नॉलेज करती हो? लूरियन जवाब देती है, हाँ, और जितना ज्यादा मैं उसके बारे में जानती हूं उतना ही। वल्द्रोवा उसकी बात सुनकर कहती है, तुम मुझे बता रही हो कि वो भी मेरी तरह ही अमेजिंग है? लूरियन थोड़ी झिझक के साथ जवाब देती है, हाँ, मुझे ये मानना पसंद नहीं है, लेकिन हाँ। वल्द्रोवा कहती है, अरे चिंता मत करो, कोई समस्या नहीं है।
उसने कहा था कि वह हमारे पास सच्ची नीयत से आया है, इसीलिए मैं भी उस पर विश्वास करना चाहती हूँ। लूरियन भी ये सुनकर सोचती है कि उसकी मिस्ट्रेस को पहले भी बहुत से लोगों ने चोट पहुंचाई है, इसीलिए जब उसने आखिरकार दोबारा किसी के लिए अपना दिल खोला है तो लूरियन को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस बार सब कुछ गलत ना हो। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है और वह कहती है, माय लेडी, अब हमारे पास एक मौका है, क्यों ना आप वह चीज उसे देने के बारे में सोचें। वेल्द्रोवा पूछती है, क्या तुम उसी चीज की बात कर रही हो? इसके बाद अगले ही सीन में वेल्द्रोवा के अधीन आने वाले इलाके के सभी लॉर्ड्स एक जगह इकट्ठा दिखाई देते हैं। वे आपस में कहते हैं, आखिर ग्रैंड डचेस ने हम सब लॉर्ड्स को क्यों बुलाया है? दूसरा लॉर्ड कहता है, शायद उन मॉन्स्टर्स के हमले के बाद हमें किसी जरूरी बात पर चर्चा करनी है, लेकिन अब हमें किससे मिलना होगा? तभी दूसरा व्यक्ति बताता है, क्या तुम्हें उस फियोंसे के बारे में नहीं पता जो हाल ही में ग्रैंड डचेस के साथ एंगेजमेंट करने आया है? यह सुनकर वह हैरान होकर कहता है, क्या अब कोई और मूर्ख ग्रैंड डचेस से शादी करने आ गया? दूसरा लॉर्ड कहता है, मैंने तो यह भी सुना है कि वह रोजानोवा फैमिली का तीसरा सदस्य है, एक यंग मास्टर जो अभी अभी 18 साल का हुआ है। दूसरा आदमी कहता है, और मैंने सुना है कि वह उस फैमिली का डिफेक्टिव प्रोडक्ट है जो ठीक से सोड तक नहीं संभाल सकता। बाकी लोग भी हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक कहता है, क्या वह सच में रोजोवा फैमिली से है? उनमें से एक कहता है कि वह सामान्य सोल्जर से भी बदतर है। फिर सबसे वरिष्ठ बूढ़ा आदमी कहता है, आखिर वह कितनी देर तक टिक पाएगा? हमें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, जल्द ही ग्रैंड डचेस के हाथों उसके टुकड़े कर दिए जाएंगे। ये लॉर्ड काउंट ओल्वेरा कैंसिलस था। बाकी लोग भी उसकी बात से सहमत होकर हंसने लगते हैं। तभी फेरडा की बहुत शानदार एंट्री होती है और घोषणा होती है, लॉर्ड फेरडा रोजवान आ रहे हैं। फेरडा वहां लूरियन के साथ आता है। कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहां फेरडा पूछता है, क्या मुझे इन सभी लॉर्ड से मिलना जरूरी है? क्या मैं अभी जा सकता हूं? लूरियन कहती है, हाँ, तुम्हें अभी यही करना होगा। फेरडा पूछता है, आखिर मेरी मिस्ट्रेस को ग्रैंड डचेस वेल्द्रोवा क्यों कहा जाता है? लूरियन बताती है कि यह डार्कनेस का प्रतीक है जिसने डीमन किंग ब्लैक ड्रैगन गॉड को हराया था। इसी उपलब्धि के कारण ग्रेट एम्पायर ने उसे ग्रैंड डचेस का टाइटल और यह टेरिटोरी दिया। अब यहाँ मॉन्स्टर्स को खत्म करना सबसे महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि उसका फियांसे होने के नाते फेरडा को भी पूरे टेरिटरी के मामलों को संभालना होगा। लूरियन समझाती है, सीधे शब्दों में कहें तो मेरी मिस्ट्रेस एक्सटर्नल अफेयर्स देखेंगी और आप इंटरनल अफेयर्स संभालेंगे। फेरडा मन ही मन सोचता है, तो तुम कहना चाहती हो कि मैं हाउसवाइफ बनकर रहूंगा? उसे लगता है कि वेल्द्रोवा शायद उसे अपनी शक्ति आजमाने का मौका देकर देखना चाहती है और अभी भी उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करती। फेरडा कहता है, ठीक है, चलो लॉर्ड से मिलते हैं। उसी मीटिंग में पहुंचकर फेरडा सभी से कहता है, आप सभी से मिलकर खुशी हुई। मैं वह व्यक्ति हूं जो जल्द ही ग्रैंड डचेस वेल्द्रोवा का पति बनने वाला है। चर्चा शुरू करने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करने वाले हैं। यह सुनकर सभी लॉर्ड्स हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह तो शुरुआत ही है और मीटिंग शुरू होते ही उसने अपनी बात साफ कर दी। लॉर्ड काउंट कहता है, हम सभी ग्रैंड डचेस वेल्द्रोवा के अधीन रहते हैं और स्वाभाविक रूप से उनके पति का सम्मान करना चाहिए, लेकिन यहाँ मौजूद सभी लॉर्ड्स बहुत लंबे समय से एम्पायर के प्रति वफादार रहे हैं। फेरडा गंभीर नजरों से पूछता है, तो आपका जवाब क्या है? क्या आप मेरे साथ सम्मान से बात करेंगे या नहीं? बस इसका जवाब दीजिए। उसकी गंभीरता देखकर सामने वाला भी पसीना छोड़ने लगता है। लॉर्ड कहता है, इससे साफ है कि हमें आपको ग्रैंड डचेस वेल्द्रोवा के लाइफ पार्टनर के रूप में सम्मान देना चाहिए। फेरडा कहता है, ठीक है, आपका जवाब कुछ हद तक संतोषजनक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे उसके लाइफ पार्टनर बनने से ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा। आप सभी अपने टेरिटोरीज को पहले की तरह संभालते रहिए, चाहे तो उनका फायदा उठाइए या उनका शोषण कीजिए। ये सुनते ही एक लॉर्ड गुस्से में कहता है, क्या कहा तुमने? क्या हम उन लोगों का खून चूसते हैं? फेरडा मन ही मन सोचता है, ओह, शायद मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया। वह कहता है, अरे गुस्सा मत होइए, बस मेरी जुबान फिसल गई। लेकिन वह लॉर्ड भी पीछे हटने वाला नहीं था। वह कहता है, अब मुझे समझ आया कि तुम्हारे फैमिली ने तुम्हें अपने ही घर से क्यों निकाल दिया। सोर्ड हाउस से निकाला गया वह आदमी जो पता नहीं कहां जाकर फर्स्ट सर्कल मेज बना, सिर्फ इसलिए सम्मान पा रहा है क्योंकि वह ग्रैंड डचेस का फियांसे है। फेरडा जवाब देता है, फोर्थ सर्कल मेज होना, यह तो बस एवरेज है। यह सुनते ही उस लॉर्ड की नसें तन जाती हैं। वह सोचता है कि एम्पायर में कहीं भी फोर्थ सर्कल मेज को सम्मान दिया जाता है, लेकिन यह फर्स्ट सर्कल वाला इंसान उसे एवरेज कह रहा है। वह कहता है, लगता है तुम्हें मैनर्स सिखाने पड़ेंगे। तभी फेरडा कहता है, तो क्यों ना हम ड्यूअल कर लें? यह फर्स्ट सर्कल मेजेस की क्षमता देखने का अच्छा मौका होगा। तुम और मैं एक ड्यूअल कर लेते हैं। इसके बाद सीन ट्रेनिंग ग्राउंड के बाहर पहुंचता है, जहां सभी लोग इस मुकाबले को लेकर बातें कर रहे होते हैं। एक तरफ फर्स्ट सर्कल का मेज और दूसरी तरफ
फोर्थ सर्कल का मेज था, इसलिए किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन जीतेगा। एक आदमी कहता है कि शायद ये उस नए फियांसे को अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका है, लेकिन उसे जीतना आसान नहीं होगा। लूरियन भी चुपचाप सब कुछ देख रही होती है। थोड़ी देर बाद दोनों अरीना के बीच आमने सामने खड़े हो जाते हैं। फिरदा पहले पूछता है, आखिर तुम कौन सी मैजिक इस्तेमाल करने वाले हो? यह सुनकर लॉर्ड विक चिल्लाकर कहता है, क्या तुम चाहते हो कि लड़ाई शुरू करने से पहले मैं अपने हाथ उठाकर अपनी मैजिक तुम्हें बता दूं? तुम्हारे चेहरे से ही लग रहा है कि तुम पहले से डर चुके हो। अगर हार माननी है तो अभी भी मौका है, क्योंकि मैं फोर्थ सर्कल की मैजिक इस्तेमाल करने वाला हूं। वह आगे कहता है, मैजिक ब्लास्ट। यह नाम सुनते ही सभी लॉर्ड्स हैरान हो जाते हैं। एक लॉर्ड कहता है, मैजिक ब्लास्ट, यह तो एक बेहद शक्तिशाली स्पेल है जो खास तौर पर डिस्ट्रक्शन के लिए बनाया गया है। अगर यह सीधे उस पर लगा तो उसके बचने की कोई संभावना नहीं होगी। फेरदा शांत होकर कहता है, अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हें एक बात बता देता हूं। मैं भी सिर्फ एक मैजिक इस्तेमाल करूंगा, इसे माना शॉट कह सकते हो। माना शॉट का नाम सुनकर लॉर्ड विक हंसता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि फोर्थ ग्रेड मैजिक स्पेल को तुम अपने बेसिक स्पेल से हरा सकते हो? फिरदा कहता है, इतनी जल्दी यह मत सोचो कि मैं जरूर हारूंगा। यह सुनकर लॉर्ड विक और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह कहता है, क्या तुम इस मैजिक के साथ पागल हो गए हो? मैं तुम्हें पूरी तरह खत्म कर दूंगा। फिरदा उसके भीतर से निकल रही बेहद घनी किलिंग इंटेंट को महसूस करता है और सोचता है कि इतनी तीव्र भावनाओं के साथ इस्तेमाल की जाने वाली मैजिक निश्चित रूप से रेड सर्कल से जुड़ी होगी। तभी फिरदा 3 माना बॉल्स बनाता है। यह देखकर लॉर्ड विक भी चौंक जाता है। वह कहता है, ये क्या है? फिरदा शांत होकर कहता है, मैच तो पहले ही तय हो चुका है। इतना कहते ही वह तीनों माना बॉल सीधे उसकी तरफ फेंक देता है। लॉर्ड विक तुरंत खुद को बचाने के लिए डिफेंस मैजिक बनाने लगता है, लेकिन अगले ही पल वह हैरान रह जाता है। फेरडा की माना बॉल्स उसे छुए बिना उसके पास से निकल जाती हैं। लॉर्ड विक सोचता है, इसने मुझे निशाना ही नहीं बनाया था। तभी उसे एहसास होता है कि फेरडा ने उसकी उस माना सर्कल को निशाना बनाया था जो अभी पूरी तरह कंप्लीट भी नहीं हुई थी। फेरडा के अटैक के कारण वह माना सर्कल पूरी तरह टूट जाती है। लॉर्ड विक हैरान होकर सोचता है, इसने मेरी सर्कल को डिस्ट्रॉय कर दिया। आखिर फर्स्ट सर्कल में इतनी असली ताकत है? क्या कोई ऐसी टेक्निक है जो मैजिक सर्कल का इस्तेमाल करके उसे ही डिस्ट्रॉय कर सकती है? वह सोचता है कि वह खुद भी ऐसा नहीं कर सकता। तभी जोरदार बूम होता है। फेरडा का अटैक उतना खतरनाक नहीं था, लेकिन उसके हाथ पर एक गहरी चोट लग जाती है और वह अपना हाथ पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। वह मन ही मन सोचता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं हार गया। फेरडा पूरे एटीट्यूड के साथ उसके सामने खड़ा रहता है। वह आदमी अभी भी अपनी हार पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। आखिरकार वह कहता है, ठीक है, मैं हार मानता हूं। अगर मैं पीछे हट गया तो यहां ऐसा कुछ नहीं है जो मैं हासिल नहीं कर सकता। सभी लॉर्ड्स भी हैरान रह जाते हैं। वे कहते हैं, क्या फोर्थ सर्कल का मेजर थासोल इतनी आसानी से हार गया, और वह भी फर्स्ट सर्कल मेज के हाथों? उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। तभी एक लॉर्ड शक करते हुए कहता है, रुको, कहीं ऐसा तो नहीं कि बेबी ड्रैगन ने उसकी मदद की हो? वह आदमी यह सुनकर डर जाता है, लेकिन फेरदा उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर उसे उठाता है। थासोल भी कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके जैसा इंसान भी इस दुनिया में किसी काबिल इंसान से मिल पाएगा। फेरदा उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि उसकी मैजिक काफी शानदार थी। अगर वह थोड़ा और तेज होता तो फेरडा को सच में चोट लग सकती थी। इस जगह की ताकत रखने वाले लोगों को देखकर उसे राहत मिलती है। थासोल हंसते हुए कहता है, हाँ, तुमने मुझे पहचान लिया। वैसे राजधानी से निर्वासित होना इतना भी बुरा नहीं है। तुमसे मिलकर मुझे बहुत सम्मान और खुशी हुई। फेरदा पूछता है, तुम्हें राजधानी से निर्वासित क्यों किया गया, और तुम्हारा नाम क्या है? वह जवाब देता है, मेरा नाम थासोल विचार है। फेरदा कहता है, याद रख लिया। थासोल हैरान होकर पूछता है, तुम मुझे जानते हो? फेरदा कहता है, हाँ, काफी अच्छे से। इसके बाद वह थासोल के माथे पर उंगली रखता है और माना शॉट का इस्तेमाल कर देता है। अगले ही पल थासोल वहीं खत्म हो जाता है। यह देखकर सभी लॉर्ड्स बुरी तरह चौंक जाते हैं। फेरदा बिल्कुल शांत खड़ा रहता है और कहता है, इसीलिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दे सकता। अगर मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो तुम मेरी फियांसे के लिए आगे चलकर किसी न किसी मुसीबत का कारण बनोगे। सभी लॉर्ड्स फेरदा की इस हरकत को देखकर सन्न रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि कोई इंसान किसी लॉर्ड को इतनी आसानी से कैसे मार सकता है। फेरदा सबकी तरफ देखकर कहता है, आखिर तुम सब यहां क्यों खड़े हो? इस बात पर ध्यान मत दो। वह ऐसा इंसान था जो सिर्फ मरने के लायक था। अगर उसे वैसे ही छोड़ दिया जाता तो वह ग्रैंड डचेस के लिए परेशानी खड़ी करता। तभी एक लॉर्ड पूछता है, लेकिन सर, आपने थासोल को पहली बार आज ही देखा था, फिर आपको कैसे पता कि उसे मारना ग्रैंड डचेस को परेशानी से बचाएगा?
फेरदा जवाब देता है, ग्रैंड डचेस वेल्द्रोवा चाहती हैं कि इंसान खुश रहें। वह इंसानी शरीर में रहने वाली एक दयालु ग्रैंड डचेस हैं, जबकि थासोल उनकी इच्छा के खिलाफ जा रहा था। वैसे यह सब आगे चलकर होने वाला था, इसलिए मैंने तुम्हें थोड़ा पहले दिखा दिया। लॉर्ड्स ये सुनकर और भी घबरा जाते हैं। वे सोचते हैं कि यह पागलपन है। जिस अपराध को थासोल ने अभी किया भी नहीं, उसके भविष्य के कारण उसे मार दिया गया। फिरदा उन्हें शांत करते हुए कहता है, चिंता मत करो, तुम लोग जो भी करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। इसके बाद सीन एक बगी के अंदर शिफ्ट होता है, जहां फिरदा अपना सिर पकड़े बैठा है। वह सोचता है, मेरा सिर घूम रहा है। अगर मैं सोचूं तो मैंने थासोल को पकड़ लिया और उसे मारने की कोशिश की। मैंने माना शॉट इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से मेरी पूरी मानसिक शक्ति ड्रेन हो गई। ऊपर से यह कैरेज मेरा सिर और घुमा रही है। इस स्टैंडर्ड पर तो मुझे पुराने जमाने की कार्स बहुत याद आ रही हैं, हालांकि वे अभी इन्वेंट भी नहीं हुई हैं। तभी लूरी ताली बजाते हुए कहती है, काफी शानदार। तुम्हारी पहली ही मीटिंग में ग्रैंड डचेस के एक लॉयल व्यक्ति को मार दिया गया। यह तुम्हारी एंगेजमेंट के लिए बहुत बड़ी परेशानी बनने वाली है। फेरडा पूछता है, तुम कहना चाहती हो कि मैंने ग्रैंड डचेस के लॉयल व्यक्ति को मार दिया? लूरी जवाब देती है, हाँ, चाहे तुम मानो या नहीं, वह ग्रैंड डचेस के सबसे लॉयल लोगों में से एक था। फेरडा कहता है, तो यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लूरी बताती है कि थासोल कुछ मामलों में सही था और उसमें थोड़ी करप्शन भी थी, लेकिन फिर भी वह ग्रैंड डचेस के सबसे अच्छे लॉयल लोगों में से था। बाकी लॉर्ड्स भी अपने फायदे के लिए जेब भरने में लगे हुए हैं। फेरदा मन ही मन सोचता है कि यहाँ के सभी लॉर्ड्स काफी बड़े भ्रष्ट लोग हैं। फिर वह कहता है, फिर भी एंगेजमेंट अपने तरीके से आगे बढ़ेगी, क्योंकि थासोल को मारने का मेरा फैसला सही था। इसके बाद उसकी नजर सामने रखे एक बंडल पर पड़ती है। फेरदा सोचता है कि अगर उसकी मेमोरी सही है तो थासोल ने अतीत में एक बहुत बड़ा अपराध किया था। तभी सीन थासोल के घर पर जाता है, जहां उसका बटलर फेरडा और लूरी का स्वागत करता है। बटलर कहता है, आपका इस शानदार घर में स्वागत है। ग्रैंड डचेस के कास्टल से आए मेहमान की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है, लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारे मास्टर अभी यहां मौजूद नहीं है। फेरदा सीधे कहता है, वह मर चुका है। यह सुनकर बटलर घबरा जाता है। फेरडा उसके सामने बंडल फेंक देता है। बटलर पूछता है, ये क्या है? लूरी कहती है, जो भी है इसे ले जाओ और कासल के सामने किसी अच्छी जगह पर लटका देना। बटलर कहता है, जी मैं ऐसा कर दूंगा। लेकिन जब वह बंडल खोलता है तो उसमें अपने मास्टर को देखकर वहीं चीख पड़ता है। इसके बाद सीन थासोल के कमरे में जाता है। लूरी चारों तरफ देखते हुए कहती है, ऐसा लगता है जैसे हम किसी खाली घर को लूटने आए हैं। तुमने एक लॉयल आदमी को मार दिया है, इसलिए बेहतर होगा कि हमें यहां से कोई सबूत मिल जाए। फेरडा कहता है, पूरा मामला मेरी वजह से खत्म हो चुका है। क्या अब भी सबूत ढूंढना जरूरी है? लूरी गुस्से में कहती है, मैं तो सोच रही थी तुम्हारा सिर काटकर वापस ले जाऊं और तुम्हारी एंगेजमेंट ही खत्म करवा दूं। तभी फेरडा कहता है, ओह, मिल गया सबूत। वह बेड के नीचे एक हिडन डोर देखता है। लूरी मैकेनिज्म ढूंढने लगती है, लेकिन फेरडा कहता है, मैकेनिज्म को छोड़ो। फेरडा कहता है, चलो अंदर चलते हैं। दोनों अंडरग्राउंड जगह में पहुंचते हैं। वहां लूरी सामने का नजारा देखकर कहती है कि यहां अंडरग्राउंड जगह है और अजीब बदबू भी आ रही है। अंदर एक सीक्रेट लैबोरेटरी होती है, जहां इंसानों और मॉन्स्टर्स की कई लाशें पड़ी होती हैं। आसपास के निशानों से साफ पता चलता है कि यहां इंसानों और मॉन्स्टर्स के शरीर पर रिसर्च की जा रही थी। लूरी समझ जाती है कि ये डिमोनिक फॉलोअर्स का काम है, ऐसे लोग जो डिमोनिक पावर से प्रभावित होकर अपनी ह्यूमैनिटी तक सैक्रिफाइस कर देते हैं। तभी उसे पता चलता है कि थासोल शायद डार्क मेज और नेक्रोमैंसर भी था। लूरी एक बॉडी देखकर कहती है, रुको, ये किसी सोल्जर की लाश जैसी लग रही है। लेकिन गौर से देखने पर पता चलता है कि उसके ह्यूमन ऑर्गन्स को मॉन्स्टर के ऑर्गन्स से जोड़ दिया गया था। लूरी कहती है, उस बास्टर्ड को मरना ही था। मुझे पहले से ही इंसानों पर भरोसा नहीं था। अगर वह डीमन फॉलोअर था तो उसका अपराध किसी नोबल को मारने से भी कहीं बड़ा है। तभी लूरी फेरदा की तरफ देखकर पूछती है, लेकिन आखिर तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? फेरदा पेपर्स हाथ में पकड़े हुए खड़ा रहता है। वह पेपर्स को देखते हुए कहता है, क्या मैं इसे ले सकता हूं? वह डॉक्यूमेंट थासोल की नेमलेस मास्टरपीस इन्फिनिट माना कल्टीवेशन मेथड होती है। फेरडा उसे देखकर अपने पुराने जीवन को याद करता है, जब वह थासोल के पास आया था। थासोल ने बताया था कि मॉन्स्टर्स लगातार इंसानों को परेशान करते हैं, इसलिए लो क्वालिटी ह्यूमंस का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर्स को रिप्रोड्यूस कराया जा सकता है और फिर उनसे लगातार प्योर माना एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इस तरह सच में इन्फिनिट माना का सोर्स बनाया जा सकता था। अगर यह मेथड पूरा हो जाए तो यह मैजिक सर्कल्स की लिमिट्स को भी पार कर सकता था। फेरडा कहता है,
तुमने आखिर थासुल इस मेथड का क्या करने वाले थे? उसके पुराने शब्द याद आते हैं। उसने कहा था कि उसके पास उसके द्वारा बनाई गई मॉन्स्टर्स की एक आर्मी है और वह उन सभी लोगों को नष्ट करना चाहता है जिन्होंने उसे ड्रैगन टेरिटरी में डिमोट किया था। वह ग्रेट मेज से भी ऊपर का लेवल हासिल करना चाहता था। फिरदा सोचता है, ये मेरी रिवेंज के लिए काफी उपयोगी हो सकता है, धन्यवाद। लेकिन फिर वह याद करता है कि थासुल को उसने अपने ही हाथों से फिर मार दिया। फिरदा सोचता है कि यही वह नेमलेस माना कल्टीवेशन मेथड है जिसकी मदद से वह अपने पिछले जीवन में बहुत तेजी से 8 सर्कल तक पहुंचा था। अगर वह इसे फिर से स्टडी करे तो इस बार भी बाकी लोगों से कहीं तेजी से 8 सर्कल तक पहुंच सकता है। तभी लूरी कहती है, ऐसी चीज देखकर लगता है कि सभी इंसान एक जैसे होते हैं। रिसर्च पहले ही पूरी हो चुकी है और रिसर्चर भी मर चुका है। अगर कोई इसे चुरा भी ले तो तुम्हें शायद कभी पता नहीं चलेगा। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मौका है, इससे तुम बहुत तेजी से मजबूत हो सकते हो। फेरदा भी मानता है कि वह इसे हासिल करना चाहता है, लेकिन तभी वह उन पेपर्स को वापस कर देता है। लूरी हैरान होकर पूछती है, क्या तुम सीरियस हो? तुम्हारे पास ऐसा नॉलेज है जो इस पूरे मैजिक फील्ड को बदल सकता है और फिर भी तुम इसे देखना तक नहीं चाहते? फेरदा जवाब देता है, हाँ, इन पेपर्स में ऐसी चीजें लिखी हैं जो मैजिक के पूरे फील्ड को बदल सकती हैं, लेकिन आखिर इसका फायदा क्या है? अगर मैं पावरफुल बनने के बाद भी उस पावर से अंधा हो जाऊं और ग्रैंड डचेस को सिर्फ नाराज करूं तो ऐसी शक्ति मेरे किसी काम की नहीं, इसलिए इसे खत्म करना ही बेहतर है। फेरदा लूरी से कहता है, क्या तुम इन सारी चीजों को जला सकती हो? लूरी जवाब देती है, हाँ, मेरे लिए यह मुश्किल नहीं है। फिर वह अपनी आग का इस्तेमाल करके पूरी लेबोरेटरी को जला देती है। फेरदा मन ही मन सोचता है कि हर स्पेल के अंदर उसके कास्टर की इमोशंस और एसेंस मौजूद होती है, और थासुल के अंदर एम्पायर के लिए इतनी नफरत भरी हुई थी कि उसकी मैजिक में भी वही हेट्रेड समाई हुई थी। थासुल की हेट्रेड से भरी हुई डार्क मैजिक वहीं जलकर खत्म हो जाती है। थासुल ने रेड सर्कल का इस्तेमाल किया था और उसके अंदर जितनी नफरत और घृणा थी उतनी ही मजबूत उसकी एंगर भी थी। उसने अपनी सारी एंगर और हेट्रेड इस मैजिक में भर दी थी। फेरदा मन ही मन सोचता है, अगर मैं इस मैजिक को अपने पास रखूंगा तो पिछली बार की तरह मैं भी अपनी इमोशंस पर काबू नहीं रख पाऊंगा, इसलिए मुझे इसे खत्म करना ही होगा। अपने ही पास्ट सेल्फ से लड़ना होगा जो अपनी सर्वाइवल के लिए खुद से ही लड़ता रहा है। मुझे उससे नफरत करनी होगी। आखिरकार ये सच में एक अच्छा तरीका था क्योंकि पूरी मैजिक झलकर खत्म हो चुकी थी। लूरी भी फेरदा को गौर से देखते हुए मन ही मन सोचती है, तो ये इंसान सच में अनप्रेडिक्टेबल साइको है और ऊपर से मैसोकिस्ट भी है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी मास्टर को ऐसे इंसान के साथ रहना पड़े। चलो इस बेकार जगह से निकलते हैं। वैसे भी यहाँ खून की बदबू बहुत ज्यादा है। मास्टर की एंगेजमेंट से पहले ऐसी जगह पर आना अशुभ होगा। वहीं फेरदा भी मन ही मन सोचता है, तो आखिर एंगेजमेंट सेरेमनी का समय आ ही गया। कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं बल्कि जल्लाद फेरदा और ग्रैंड डचेस की एंगेजमेंट सेरेमनी होने वाली है। पूरा महल तैयार खड़ा है, लेकिन माहौल में खुशी से ज्यादा अजीब सी टेंशन तैर रही है। अब हमारा फेरदा आराम से ग्रैंड डचेस की बटलर लूरी के साथ सेरेमनी हॉल की तरफ बढ़ रहा होता है। चलते चलते लूरी अचानक उसकी तरफ देखकर पूछती है, तो बताइए जनाब, जो वचन लिखने थे सब पूरे हो गए या अभी भी आखिरी समय पर दिमाग दौड़ा रहे हो? फेरदा बिना घबराए मुस्कुराकर जवाब देता है, सब तैयार है और मैंने एक चीज खास रखी है। इस बार सिर्फ एक इंसान नहीं, दोनों तरफ के लोग अपनी अपनी शपथ खुद लिखेंगे, तभी तो इस रिश्ते की असली कीमत पता चलेगी। लूरी हल्की सी सांस छोड़ते हुए बोलती है, वाह, इसे रोमांटिक कहना भी शायद बहुत बड़ी तारीफ हो जाएगी। फिर उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है और वह धीमे से कहती है, लेकिन अगर ताकत और रुतबे के हिसाब से देखो तो हमारी ग्रैंड डूचेस की एंगेजमेंट सेरेमनी की हालत ऐसी है कि किसी तबल में करवा देते तो शायद उससे भी बेहतर लगती। ये सुनते ही फेरदा की नज़र सीधे लूरी के चेहरे पर टिक जाती है। उसके चेहरे की थकान साफ बता रही थी कि वह कई दिनों से चैन की नींद तक नहीं सोई। फेरदा मन ही मन सोचता है, लगता है ये सच में बहुत बड़ी मुसीबत झेल रही है। हो सकता है इसे इस एंगेजमेंट से खुद भी खुशी ना हो, लेकिन फिर भी ये पूरी कोशिश कर रही है कि वल्द्रोवा के लोग मुस्कुराते रहें। अफसोस, इतनी जिम्मेदार इंसान को ही सबसे ज्यादा बोझ उठाना पड़ रहा है। तभी लूरी अचानक उसकी तरफ घूर कर बोल पड़ती है, ओए, इतनी देर से घूरे ही जा रहे हो? पता है मैंने ये सेरेमनी आउटफिट कितनी मेहनत से तैयार करवाया है। अगर ऐसे ही देखते रहे तो सारी सिलवटें तुम्हारी नजरों से ही पड़ जाएंगी। और बस फिर क्या था, ताने देने की मशीन पूरी स्पीड पर चालू हो गई। फेरदा अंदर ही अंदर हंसते हुए सोचता है, चलो अच्छा है, कम से कम अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकालकर थोड़ी हल्की तो हो रही है। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद फेरदा का चेहरा फिर गंभीर हो जाता है।
वह पूछता है, वैसे पिछली बार जब सभी लॉर्ड्स को बुलाया गया था उसके बाद से सब कुछ अजीब तरह से शांत है। ग्रैंड डचेस की टेरिटरी की असली हालत क्या है? क्योंकि जितने लॉर्ड्स मैंने देखे उनमें से आधे तो फ्रंट लाइन पर 5 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। लूरी इस बार बिना हंसे सीधा जवाब देती है, तुमने गलत नहीं देखा। शुरुआत में अथॉरिटी मिलते ही सबने बड़े बड़े काम दिखाए थे, लेकिन अब उन पर नजर रखने वाला कोई नहीं है। इसलिए जनता की सेवा छोड़कर अपनी जेबें भरने में लगे हैं। अपनी मिलिट्री फोर्स के दम पर लोगों को दबाते हैं और हालात ऐसे हैं कि कब कोई बड़ा दंगा भड़क जाए कोई भरोसा नहीं। फेरदा भी गंभीर होकर कहता है, यह मामला तो उम्मीद से कहीं ज्यादा खराब निकला। अगर ग्रैंड डचेस खुद जाकर उन्हें सिर्फ एक शब्द बोल दें तो सारे लॉर्ड्स अगले ही पल घुटनों पर आ जाएंगे। लेकिन लूरी हल्की सी मुस्कुराती है और रहस्यमयी अंदाज में कहती है, थोड़ा सब्र रखो, बहुत जल्द तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि आखिर ग्रैंड डचेस इन मामलों में दखल क्यों नहीं देती। ये सुनकर फेरदा के दिमाग में सवाल ही सवाल घूमने लगते हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं मिलता। तभी दोनों महल के विशाल दरवाजे तक पहुंचते हैं। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और उनके सामने सेरेमोनी हॉल दिखाई देता है। पूरे हॉल में अनगिनत मोमबत्तियां जल रही थीं। उनकी सुनहरी रोशनी पूरे कमरे को ऐसा बना रही थी जैसे किसी शाही कहानी का सबसे अहम पल अब शुरू होने वाला हो। हॉल के बिल्कुल आखिर में एक विशाल दरवाजा खड़ा था और उसके पीछे मौजूद थी ग्रैंड डचेस वल्द्रोवा। लूरी धीरे धीरे उस दरवाजे के पास पहुंची, फिर फेरदा की तरफ मुड़कर बोली, लॉर्ड फेरदा, कृपया अपनी जगह पर बैठकर इंतजार कीजिए, सेरेमनी बस शुरू होने ही वाली है। इतना कहकर उसने भारी गेट को धीरे धीरे खोलना शुरू किया, लेकिन लॉन्डो, जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा खुला, अगले ही पल फेरदा के चेहरे का रंग उड़ गया। उस दरार से सिर्फ हवा नहीं आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य पहाड़ उसके पूरे शरीर पर रख दिया गया हो। हर सांस लेना मुश्किल हो गया। फेरदा मन ही मन सोचने लगा, ये कैसी प्रेजेंस है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरी हड्डियां एक एक करके टूटने वाली हों। क्या सच में मेरे जैसे इंसान को वल्द्रोवा के सामने खड़े होने की इजाजत मिलनी भी चाहिए? और सबसे मजेदार बात, अभी तो ग्रैंड डचेस पूरी तरह बाहर भी नहीं आई थी। ड्रैगन फॉर्म में रहते हुए उसने बस अपना एक पंजा दरवाजे के बाहर निकाला था और सिर्फ उसी से ऐसा दबाव बन गया था कि आम इंसान तो शायद वहीं बेहोश हो जाता। उधर लूरी बिना किसी रिएक्शन के सेरेमोनी शुरू करती है। बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में वह रस्में पढ़ना शुरू करती है। आज से दो अमर अस्तित्व एक बंधन में जुड़ेंगे, ऐसा बंधन जिसे न हेवन की अथॉरिटी तोड़ पाएगी और न ही टाइम। इतना बोलकर वह फेरदा के प्याले में वाइन भरती है। फेरदा बिना कुछ सोचे एक ही सांस में पूरा प्याला खाली कर देता है, लेकिन घूंट नीचे उतरते ही उसे एहसास हो जाता है कि मामला कुछ अलग है। वह मन ही मन बुदबुदाता है, ये कोई नॉर्मल वाइन नहीं है। अभी कुछ देर पहले जो ड्रैगन प्रेशर मुझे कुचल रहा था वो धीरे धीरे हल्का क्यों पड़ने लगा? अब बारी आती है ग्रैंड डचेस की। लूरी उसी वाइन को ड्रैगन वाले प्याले में डालती है, लेकिन दिक्कत ये थी कि ड्रैगन फॉर्म के विशाल पंजों से एक छोटा सा प्याला उठाना सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना था नहीं। वल्द्रोवा ने कोशिश की, लेकिन प्याला उसके पंजों से फिसला और सीधे नीचे गिरकर बिखर गया। कुछ सेकंड के लिए पूरा हॉल शांत हो गया। फिर लूरी ने गहरी सांस लेकर कहा, सेरेमनी दोबारा शुरू करनी होगी। लॉन्डो, इसके बाद जो हुआ वो देखकर फेरदा भी सोच रहा होगा कि ये एंगेजमेंट सेरेमनी है या अनलिमिटेड वाइन चैलेंज। एक बार, दो बार, 3 बार, हर बार वही रस्म, वही वाइन और हर बार ड्रैगन वाला प्याला नीचे। उधर फेरदा बेचारा हर राउंड में अपनी वाइन खत्म करता जा रहा था। हालत ऐसी हो गई कि उसे खुद याद नहीं रहा कितने प्याले अंदर जा चुके हैं। वह लड़खड़ाते हुए सोचता है, आखिर चल क्या रहा है? ये मेरी जिंदगी की पहली एंगेजमेंट है और पहली ही सेरेमनी। मैं इतना पिला दिया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो शादी से पहले ही मैं इतिहास बन जाऊंगा। तभी एक बार फिर थक, ड्रैगन वाला प्याला नीचे। इस बार लूरी का सब्र भी आखिरकार जवाब दे गया। उसने फेरदा को वहीं बैठने का इशारा किया और तेज कदमों से दरवाजे के अंदर चली गई। अगले ही पल अंदर से उसकी गूंजती हुई आवाज पूरे हॉल में सुनाई देने लगी, मास्टर! आखिर आप कर क्या रही हैं? ये सब कब तक चलेगा? शादी करने की जिद सबसे पहले आपने की थी। मैं यहाँ आपकी लॉयल बटलर बनकर सब संभाल रही हूँ और आपका फियांसे सामने बैठा इंतजार कर रहा है, लेकिन आप अब भी दरवाजे के पीछे छुपी हुई हैं। इसमें कोई लॉजिक है क्या? थोड़ा प्राउड बनिए, बाहर आइए और अपने फियांसे का स्वागत कीजिए। और अगर एक बार भी आपने वो प्याला फिर गिराया तो इस बार मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। लॉन्डो, लूरी ने तो ड्रैगन को भी ऐसी डांट लगाई कि कुछ पल के लिए लगा असली बॉस कौन है। थोड़ी देर बाद वह बिल्कुल शांत चेहरा बनाकर वापस बाहर आई, जैसे अभी अंदर कुछ हुआ ही ना हो। फिर उसने मासूमियत से फेरदा से पूछा, उम्मीद है तुमने कुछ नहीं सुना होगा। नशे में झूमता हुआ फेरदा मुस्कुराकर बोला, कुछ आवाज तो आई थी, लेकिन मानना पड़ेगा वो ड्रैगन ब्रेथ से भी ज्यादा खतरनाक थी।
लूरी हल्का सा खांस कर बोली, सेरेमोनी का सही से पूरा होना बहुत जरूरी है, और जैसा कि तुमने शायद समझ लिया होगा, मेरे मास्टर को सोशल एंग्जाइटी है। फेरदा का नशा एक पल को गायब हो गया। रुको, क्या सोशल एंग्जाइटी? लूरी ने सिर हिलाया। हाँ, लेडी वल्द्रोवा इंसानों से बात करने में सहज महसूस नहीं करती। यही वजह है कि वो मॉन्स्टर्स का शिकार तो कर लेती हैं, लेकिन अपनी गुफा से बाहर आना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। फेरदा हैरान होकर पूछता है, अगर ऐसा है तो हमारी सेरेमोनी आखिर पूरी कैसे होगी? तभी धीरे धीरे दरवाजे के पीछे से एक हाथ बाहर आता है। अगले ही पल वल्द्रोवा खुद बाहर कदम रखती है, लेकिन इस बार ड्रैगन फॉर्म में नहीं, बल्कि सिर से पैर तक भारी आर्मर पहने हुए। वह चुपचाप आकर फेरदा के सामने बैठ जाती है। फेरदा उसे देखकर सोचने लगता है, ये अपना चेहरा क्यों छुपा रही है? मैंने तो सुना था ह्यूमन फॉर्म वाले ड्रैगन्स बेहद खूबसूरत होते हैं, लेकिन ये तो ऐसे तैयार होकर आई है जैसे एंगेजमेंट नहीं, सीधे बैटलफील्ड जीतने जा रही हो। लूरी बिना समय गंवाए फिर से सेरेमोनी शुरू करती है। वही रस्में, वही शपथ, और इस बार फिर ड्रैगन वाले प्याले में वाइन भरी जाती है। फर्क बस इतना था कि आर्मर की वजह से वल्द्रोवा सीधे पी नहीं सकती थी, इसलिए उसने धीरे से अपने हेलमेट का सामने वाला हिस्सा थोड़ा सा ऊपर उठाया, और लॉन्डो फेरदा को उसका पूरा चेहरा भी नहीं दिखा। सिर्फ उसके होंठों की एक झलक मिली, बस उतनी सी, लेकिन वही एक पल उसके लिए काफी था। फेरदा जैसे वहीं का वहीं जम गया। दूसरी तरफ वल्द्रोवा इस बार आराम से प्याला उठाकर पूरी वाइन पी जाती है। फेरदा की नजर उससे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह मन ही मन सोचता है, लगता है मैंने वाइन कुछ ज्यादा ही पी ली, या फिर सच में ये इतना खूबसूरत नजारा है। अभी कुछ देर पहले तक मैं इससे डर रहा था, और अब डर का नामो निशान तक नहीं बचा। क्या क्या सच में ये मेरे जैसे एक साधारण इंसान के लिए इतनी तैयारी करके आई है? तभी लूरी अगली रस्म की तरफ बढ़ते हुए फेरदा की तरफ देखती है और कहती है, अब अगला चरण शुरू होगा, और इस बार बारी है उन शपथों की जिन्हें तुमने खुद अपने हाथों से लिखा है। फेरदा भी धीरे से अपनी जेब में हाथ डालता है और वो कागज बाहर निकाल लेता है जिस पर उसने पहले से अपने वचन लिख रखे थे। लेकिन लॉन्डो कागज हाथ में आते ही उसके चेहरे पर एक अलग ही एहसास दिखाई देता है। वह मन ही मन सोचता है, मैं उस भविष्य को अपनी आंखों से देख चुका हूं, इसलिए इन शब्दों का असली मतलब यहां किसी को समझ नहीं आएगा, लेकिन मेरे लिए इनकी कीमत पूरी जिंदगी से भी ज्यादा है। इतना सोचकर फेरदा बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी शपथ पढ़ना शुरू करता है। शायद तुम मुझे उतना नहीं जानती जितना मैं तुम्हें जानता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें सिर्फ बाहर से नहीं देखा, मैंने तुम्हारा दिल देखा है। उसी दिल के जरिए मैंने तुम्हारी पूरी कहानी जानी। मैंने देखा कितनी बार तुम्हारे साथ विश्वासघात हुआ, कितनी बार तुम्हारा अपमान किया गया, फिर भी तुम कभी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटी। जिन्होंने तुमसे नफरत की उन्हें भी तुमने अपनाया, और जिनसे तुम सच में प्यार करती थीं उनसे तुमने कभी मुंह नहीं मोड़ा। तुम्हारी यही महानता, तुम्हारी यही गरिमा मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रोशनी बनी। इसलिए आज मैं भी एक वादा करता हूं, जिस तरह तुमने अपना दिल मेरे हवाले किया था, आज मैं भी अपना दिल तुम्हें सौंपता हूं। मेरी हर इच्छा, मेरा हर सपना, मेरी हर उम्मीद आज से सिर्फ तुम्हारी है। फिर फेरदा कागज को धीरे से नीचे कर देता है और मुस्कुराकर कहता है, ये शब्द मैंने पहले नहीं लिखे थे, लेकिन तुम्हारे जैसी खूबसूरत और महान महिला के साथ जीवन बिताने का मौका मिलना मेरे लिए किसी सम्मान से कम नहीं है। लॉन्डो, पूरे हॉल में ऐसी खामोशी छा गई कि मोमबत्तियों की लौ तक सुनाई देने लगे। लूरी भी कुछ पल तक बिना कुछ बोले वहीं खड़ी रह गई। शायद उसने भी ऐसे वचन सुनने की उम्मीद नहीं की थी। कुछ सेकंड बाद उसने खुद को संभाला और वल्द्रोवा की तरफ देखकर बोली, मास्टर, अब आपकी बारी है। लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। लूरी ने फिर आवाज लगाई, मास्टर। अगले ही पल वल्द्रोवा अचानक अपनी जगह से उठी, एक सेकंड भी रुके बिना पलटी और तेजी से वापस उसी विशाल दरवाजे के अंदर चली गई। धड़ाम! दरवाजा बंद हो गया। फेरदा तो समझ ही नहीं पाया कि अभी हुआ क्या है, लेकिन लूरी ने पल भर में अपना चेहरा सीधा किया, मुस्कुराई और बोली, एंगेजमेंट सेरेमनी सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। फेरदा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी हालत वैसे भी लगातार पी गई वाइन की वजह से खराब हो चुकी थी। कुछ देर बाद वह धीरे से बोला, मुझे माफ करना, लेकिन अगर मैं अगले 3 दिन तक सिक्लूजन में चला जाऊं तो शायद बेहतर रहेगा। लूरी ने बिना देर किए हामी भर दी। उसके मन में तो बिल्कुल अलग कहानी चल रही थी। वह सोचने लगी, मैंने मास्टर से बिल्कुल यही उम्मीद की थी। एक ही झटके में उस घमंडी इंसान को ऐसा जवाब दिया कि सीधे सिक्लूजन में जाने की नौबत आ गई। यही तो होती है एक ड्रैगन की शान। यही सोचते हुए वह अंदर वल्द्रोवा के पास पहुंचती है और बड़े गर्व से कहती है, मास्टर, मानना पड़ेगा, आपने तो एक ही चाल में उसे पूरी तरह हरा दिया। पहले से सब प्लान करके रखा था ना।
सच कहूं, आपने मुझे भी पूरी तरह बेवकूफ बना दिया। मुझे तो जरा भी अंदाजा नहीं था कि आपकी हिट एंड रन स्ट्रैटेजी इतनी खतरनाक होगी। लेकिन सामने खड़ी वल्द्रोवा अब भी बिल्कुल चुप थी, एक शब्द नहीं। लूरी की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। उसने ध्यान से अपनी मास्टर की तरफ देखा और थोड़ा झिझकते हुए पूछा, रुकिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ऐसा करना चाहती ही नहीं थीं? तभी बिना कुछ बोले वल्द्रोवा की तरफ से एक कागज हवा में उड़ता हुआ लूरी के सामने आकर गिरता है। लूरी उसे उठाती है और जैसे ही उसकी नजर अपनी मास्टर पर पड़ती है, लॉन्डो, इस बार उसकी आंखें सच में खुली की खुली रह जाती हैं। अभी तक जो ड्रैगन पूरी दुनिया को डरा सकती थी, वही इस वक्त शर्म से लाल हुई खड़ी थी। लूरी को उसी पल पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। वल्द्रोवा एंगेजमेंट सेरेमोनी पूरी करना चाहती थी, वो अपने वचन भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसकी सोशल एंग्जाइटी ने आखिरी पल पर उसका साथ ही छोड़ दिया। इसलिए वो भाग गई, घमंड की वजह से नहीं, बल्कि शर्म की वजह से। एंगेजमेंट सेरेमोनी खत्म हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता था, लेकिन बटलर लूरी के दिमाग में एक ही सवाल लगातार घूम रहा था। आखिर उसने अपनी मास्टर की तरफ देखा और बिना घुमाए फिराए पूछ ही लिया, अगर आपको फेर्दा की शपथ इतनी पसंद आई थी, तो फिर सेरेमोनी के दौरान आपने अपनी शपथ क्यों नहीं पढ़ी? सवाल सुनते ही वल्द्रोवा कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक जाते हैं। कुछ पल की चुप्पी के बाद वह धीरे से कहती है, मैं लूरी इंतजार करती रहती है। आखिरकार वल्द्रोवा शर्माते हुए जवाब देती है, मैं उसकी तरफ देख ही नहीं पा रही थी। लूरी की भौहें सिकुड़ जाती हैं। मतलब, किसी की तरफ देखने में क्या दिक्कत थी? अब जो ड्रैगन पूरी दुनिया के लिए आतंक का दूसरा नाम थी, वही इस वक्त बिल्कुल अलग दिखाई दे रही थी। उसकी भारी आवाज तो वही थी, लेकिन बात करने का अंदाज किसी शर्मीली लड़की जैसा हो चुका था। वह नजरें झुकाकर बोलती है, उसके स्लेटी बाल, उसकी वो तेज आंखें, ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे अंदर तक सब कुछ देख रही हों। और उसकी आवाज इतनी शांत थी कि उसकी बात वहीं रुक जाती है। कुछ सेकंड बाद वह फिर बुदबुदाती है, जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या बोलूं। लूरी ने गहरी सांस छोड़ी और माथा पकड़ लिया। सच कहूं, अब तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिमाग भी खाली होता जा रहा है। वल्द्रोवा मासूमियत से पूछ बैठी। तो अब समझी मैं कैसा महसूस कर रही थी। उस पर लूरी को लगा, अगर उसने 1 मिनट और यही बातचीत जारी रखी तो शायद उसका धैर्य ही दम तोड़ देगा। इसलिए उसने तुरंत बात को दूसरी तरफ मोड़ दिया। खैर, अब आगे की बात करते हैं। आज से आपका होने वाला पति इस कासल और पूरी टेरिटरी की जिम्मेदारी संभालेगा। धीरे धीरे वो इस घर का असली प्रबंधक बन जाएगा, वल्द्रोवा ने शांत स्वर में कहा। यह बात मुझे पहले से पता है। लूरी ने हल्का सा सिर झुकाया और फिर एक ऐसी बात कही जिसने पूरे माहौल का रंग बदल दिया। लेकिन इंसान ताकत मिलने के बाद बदल जाते हैं। बस ताकत शब्द सुनते ही वल्द्रोवा के चेहरे से सारी खुशी गायब हो गई। उसकी आंखों के सामने एक पुरानी याद उभर आई। थर्ड प्रिंस, वही इंसान जिसे उसने अपने हाथों से खत्म किया था। कई दशक बीत चुके थे, लेकिन उसकी लंबी उम्र के सामने वो घटना आज भी ताज़ा जख्म जैसी महसूस होती थी। लूरी ने धीरे से कहा, यही इंसानों की फितरत है, वक्त उन्हें बदल देता है। इसलिए चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों न लगे, निराश होने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मेरी मास्टर। वल्द्रोवा ने कोई बहस नहीं की, उसने सिर्फ धीमे से जवाब दिया, मैं समझ गई। इतना कहकर उसकी नजर दूर कहीं खो गई। कुछ मिनट पहले तक जो ड्रैगन किसी लड़की की तरह शर्म से चेहरा छुपा रही थी, वही अब फिर से सदियों पुरानी अमर शासक बन चुकी थी। लूरी को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि इतनी खुशी वाले दिन उसे ऐसी कड़वी बातें करनी पड़ रही थीं, लेकिन वह जानती थी कि यही सबसे जरूरी सीख थी। क्योंकि दुनिया में चाहे कोई रिश्ता कितना भी अनमोल क्यों ना हो, समय के साथ या तो लोग बदल जाते हैं या फिर हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं। और एक ड्रैगन स्पॉन होने के साथ साथ अपनी मास्टर की सबसे वफादार बटलर होने के नाते इससे बेहतर सलाह वह कभी नहीं दे सकती थी। दूसरी तरफ एंगेजमेंट सेरेमोनी खत्म होते ही फेर्दा बिना किसी से मिले सीधे सिक्लूजन में चला गया। फेर्दा को सिर्फ अकेले बैठकर अपने ही दिल में उठे सवालों का जवाब ढूंढना था। वह आंखें बंद करके उसी पल को बार बार याद करने लगा। आखिर उसे देखते ही मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था? जब उसने शपथ लिखी थी, तब उसने सिर्फ वही लिखा था जो उस वक्त उसके दिल में आया। लेकिन जैसे ही उसने उन शब्दों को जोर से बोला, उसके अंदर दबा हुआ कोई एहसास अचानक बाहर आने लगा। यहां तक कि उसने वो बातें भी कह दी जो उसने कागज पर लिखी तक नहीं थीं। फेर्दा खुद से पूछता है, मैंने ऐसा क्यों किया? जवाब उसे पता था। उसे मालूम था कि उन शब्दों को सुनकर ग्रैंड डचेस जरूर घबरा जाएगी, यहां तक कि पूरी सेरेमनी भी बिगड़ सकती थी। फिर भी उसने खुद को रोका नहीं, क्योंकि उस पल उसे ऐसा महसूस हुआ था कि अगर उसने वो बातें अभी नहीं कहीं तो शायद कभी कह ही नहीं पाएगा। उसने फैसला दिमाग से नहीं, किसी अनजानी भावना के बहाव में लिया था।
लेकिन आखिर वो भावना थी क्या? यही सवाल लेकर फेरदा ने अपनी सारी यादें एक एक करके दोबारा देखनी शुरू की। उसने उस दिन का हर दृश्य, हर आवाज और हर एहसास बार बार अपने दिमाग में दोहराया। एक बार नहीं, दर्जनों बार। वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि कहीं उसका निष्कर्ष गलत तो नहीं। काफी देर बाद आखिर उसे जवाब मिल ही गया। सब कुछ उसी एक पल से शुरू हुआ था। वही पल जब ग्रैंड डचेस ने अपना आर्मर थोड़ा सा ऊपर उठाकर एंगेजमेंट वाइन पी थी। उसके चेहरे की बस एक झलक ने फेरदा को पूरी तरह रोक दिया था। उस एक क्षण के लिए वह दुनिया का महान ग्रैंड मेज नहीं रहा। वह सिर्फ एक साधारण इंसान बन गया था जो पहली बार किसी को देखकर अपना दिल हार बैठा था। लेकिन फिर भी उसके मन में आखिरी सवाल बाकी था। आखिर इस एहसास का नाम क्या है? जवाब ढूंढने के लिए उसने उसी याद को बार बार दोहराना शुरू कर दिया। सिर्फ वही एक पल, बार बार, लगातार। और तभी अचानक उसे अपने शरीर के अंदर कुछ बदलता हुआ महसूस हुआ। उसके डांटियन के नीचे पहले से बना ऊर्जा का चक्र अचानक तेजी से घूमने लगा। जितनी तेज उसकी गति बढ़ रही थी, उतनी ही उसके सीने के भीतर गर्मी फैलती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई नई शक्ति जन्म लेने वाली हो। फेरदा ने अपनी आंखें बंद रखीं, लेकिन उसके दिमाग में एक के बाद एक गणनाएं चल रही थीं। उसके लिए अगला कदम बिल्कुल साफ था। एक नया सर्कल बनाने के लिए आखिर चाहिए ही क्या? सिर्फ दो चीजें, पर्याप्त माना और अटूट मेंटल स्ट्रेंथ। वह मन ही मन खुद का आकलन करता है। माना मेरे पास सीमित जरूर है, लेकिन उसे इस्तेमाल करना मुझे किसी और से बेहतर आता है। और मेंटल स्ट्रेंथ, उसकी तो कमी हो ही नहीं सकती। मैं पहले ही ग्रैंड मेज की ऊंचाइयों तक पहुंच चुका हूं। इतने अनुभव के बाद दूसरा सर्कल बनाना मेरे लिए असंभव नहीं है। अगर मैं अपने माना का एक भी अंश बेकार किए बिना उसे सही दिशा में बहा दूं, तो दूसरा सर्कल पहले वाले के ऊपर आसानी से तैयार हो जाएगा। और ऐसा होते ही मैं अपनी खोई हुई ताकत के एक कदम और करीब पहुंच जाऊंगा। समय बीतता है और अगली सुबह बटलर लूरी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर फेरदा पर पड़ती है, वह कुछ पल के लिए वहीं रुक जाती है। उसके चेहरे पर साफ हैरानी थी। रुको, क्या तुमने सेकंड सर्कल हासिल कर लिया? फेरदा शांत भाव से उसकी तरफ देखता है और बस हल्का सा सिर हिला देता है। लूरी यकीन ही नहीं कर पाती। मैंने सोचा था तुम सिक्लूजन में बैठकर कोई योजना बना रहे हो, लेकिन तुमने तो 3 दिन में ही अपनी रैंक बढ़ा ली। क्या रेड सर्कल वाले सभी मेज इतनी डरावनी रफ्तार से आगे बढ़ते हैं? फेरदा तुरंत उस बात से इनकार कर देता है। नहीं, इसका रेड सर्कल से कोई सीधा संबंध नहीं है। हर इंसान की प्रगति उसकी अपनी क्षमता और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। हालांकि उसने मन ही मन एक ऐसी सच्चाई छिपा ली जो शायद बहुत कम लोग जानते थे। रेड सर्कल जितनी तेजी से शक्ति देता है, उतनी ही बड़ी कीमत भी वसूलता है। जब भी कोई मेज अपना सर्कल आगे बढ़ाता है, उस समय उसके भीतर जो सबसे तीव्र भावना होती है, वही हमेशा के लिए उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। फेरदा की आंखों के सामने अपनी पिछली जिंदगी की यादें घूमने लगती हैं। उस वक्त मेरे अंदर सिर्फ नफरत थी, इसलिए मेरा रेड सर्कल भी उसी नफरत को पकड़कर बढ़ता गया। लेकिन बदला खत्म होने के बाद भी वो भावना खत्म नहीं हुई। मैं हर जगह ऐसे लोगों को ढूंढता फिरता था जिनसे नफरत कर सकूं, सिर्फ इसलिए ताकि मैं आगे बढ़ता रहूं। वह खुद पर हल्की सी कड़वी मुस्कान लाता है। आज सोचता हूं तो लगता है उस वक्त मैं ताकतवर कम और पागल ज्यादा बन चुका था। इसी बातचीत के बाद लूरी उसे कासल के एक नए हिस्से में लेकर जाती है। दोनों एक विशाल कमरे के सामने रुकते हैं। दरवाजा खुलते ही लूरी मुस्कुराकर कहती है, आज से यही तुम्हारा रॉयल ऑफिस है। अब से ग्रैंड डचेस की ओर से जितने भी प्रशासनिक फैसले होंगे, उनकी शुरुआत इसी कमरे से होगी। फेरदा धीरे धीरे उस कुर्सी पर बैठ जाता है जो अब उसकी नई जिम्मेदारियों की गवाह बनने वाली थी। कमरे का जायजा लेते हुए वह मन ही मन सोचता है, ग्रैंड डचेस ने इतने लंबे समय तक प्रशासन से दूरी बनाए रखी, इसलिए इस टेरिटोरी का काफी हिस्सा बिखर चुका है। हालांकि थासोल का अंत करने और उसके अपराध सबके सामने लाने के बाद बाकी लॉर्ड्स पहले जितने बेलगाम नहीं रहे। अब हर कोई संभल कर कदम रख रहा है। लेकिन अगर लूरी ने उस वक्त हालात को न संभाला होता, तो शायद ये टेरिटरी अब तक पूरी तरह अराजकता में डूब चुकी होती। फेरदा अपना पहला फैसला लेते हुए कहता है, सबसे पहले मुझे उन सभी लॉर्ड्स को एक ऑफिशियल लेटर भेजना चाहिए जिनसे मेरी कल मुलाकात हुई थी। यह सुनकर बटलर लूरी पूछती है, यह तुम्हारी पहली औपचारिक ग्रीटिंग होने वाली है, आखिर उसमें लिखोगे क्या? इस पर फेरदा बिना ज्यादा सोचे सीधा पत्र लिखना शुरू कर देता है। उसमें साफ साफ लिखा होता है, एक रीजेंट के तौर पर अब से मैं इस टेरिटरी के सभी इंटरनल अफेयर्स में हस्तक्षेप करूंगा। अगर मेरे किसी फैसले से किसी को आपत्ति है तो वह बेझिझक मुझे जवाब भेज सकता है। आखिर मैं आप सभी की राय का सम्मान करता हूं। लेकिन जैसे ही यह पत्र सभी लॉर्ड्स के हाथों में पहुंचता है, उसे पढ़ते ही उनके चेहरों का रंग उड़ जाता है। हालत ऐसी हो जाती है कि किसी में भी इस पत्र का जवाब देने की हिम्मत नहीं बचती।
ये काम पूरा करने के बाद फेरदा का ध्यान अब एक बिल्कुल अलग समस्या पर जाता है। वह मन ही मन सोचता है, ग्रैंड डचेस डिजास्टर क्लास के बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को तो आसानी से रोक सकती हैं, लेकिन पूरे इलाके में फैले हजारों छोटे मॉन्स्टर्स खेती तबाह कर देते हैं और न जाने कितने मासूम लोगों की जान ले लेते हैं। इतनी बड़ी समस्या को कोई एक इंसान अकेले नहीं संभाल सकता। यही सोचकर वह फैसला करता है, अब वक्त आ गया है कि कुछ काबिल लोगों की भर्ती की जाए। बटलर लूरी तुरंत पूछती है, क्या तुम्हारे दिमाग में पहले से ही कुछ कैंडिडेट्स हैं? जवाब में फेरदा एक कागज उठाता है, उस पर कुछ नाम लिखता है और वह लिस्ट बटलर लूरी के हाथ में थमा देता है। कुछ ही देर बाद दोनों उसी लिस्ट में लिखे पहले नाम की तलाश में निकल पड़ते हैं और पहुंचते हैं स्कॉलर्स की मशहूर सिटी स्क्ले एरिया। चारों तरफ विद्वानों और छात्रों की भीड़ देखकर बटलर लूरी हैरानी से पूछती है, क्या तुम सच में अपना पहला कैंडिडेट खुद ढूंढने आए हो, और वो भी ऐसा स्कॉलर जिसके बारे में मैंने आज तक कभी सुना तक नहीं? फेरदा हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। उसने अभी तक दुनिया में अपनी पहचान नहीं बनाई है, इसलिए उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बटलर लूरी अब भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं होती। वह शक भरी नजरों से फेरदा को देखते हुए कहती है, देखो, अगर तुम किसी भी ऐरे गहरे इंसान को इतना बड़ा पद दे दोगे तो पूरी गवर्नमेंट की नींव हिल जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ये नाम उसी वक्त सोचकर लिख दिए हों? फेरदा बिना झिझक जवाब देता है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। इन लोगों की जानकारी जुटाने में मैंने बहुत लंबा समय लगाया है। फेरदा मन ही मन सोचता है, एक वक्त ऐसा भी था जब ग्रेस्ट मेरी हिट लिस्ट में शामिल था। मैं उसकी हर उपलब्धि, हर काम और उसके बारे में मिली हर जानकारी को सिर्फ इसलिए खंगालता था ताकि उसकी कोई कमी ढूंढ सकूं, कोई ऐसी वजह जिससे मैं उससे नफरत कर सकूं। लेकिन अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो एहसास होता है, उस समय मैं सच में पागलपन की हद तक पहुंच चुका था। इन्हीं ख्यालों में चलते चलते फेरदा और बटलर लूरी शहर के बीचों बीच बनी एक बड़ी मूर्ति के पास पहुंच जाते हैं। तभी पास की एक दुकान से जोरदार आवाज आती है, ओ यंग मैन और छोटी मिस, अगर पूरे दिन घूमने के बाद थक गए हो तो हमारे स्वीट स्नैक्स जरूर ट्राई करना। एकेडमी के स्टूडेंट्स इनके दीवाने हैं। फेरदा सीधे दुकान के पास पहुंचकर पूछता है, क्या यहां अक्सर एकेडमी के ग्रेजुएट्स आते हैं? दुकानदार गर्व से मुस्कुराता है, बिल्कुल आते हैं, मैं कई सालों से यही दुकान चला रहा हूं। यहां आने जाने वाले ज्यादातर लोगों को मैं पहचानता हूं। यह सुनकर फेरदा अगला सवाल करता है, तो क्या तुम किसी मेसी स्कॉलर को जानते हो? दुकानदार कुछ पल सोचता है, फिर उंगली उठाकर कहता है, ओह, तुम उसके निकनेम की बात कर रहे हो। लेकिन यहाँ हर दिन इतने लोग आते हैं कि सबके चेहरे याद रखना आसान नहीं है। उसकी बात सुनकर फेरदा तुरंत समझ जाता है कि बूढ़ा सीधे सीधे जानकारी नहीं देने वाला। पहले खरीदारी कराओ, फिर जवाब मिलेगा। वह हल्की मुस्कान के साथ पूछता है, ठीक है, बताओ कितने कॉइन्स लगेंगे? दुकानदार फौरन जवाब देता है, सिर्फ 5 कॉइन्स में 3 स्वीट स्नैक्स। फेरदा शांत स्वर में कहता है, मेरे लिए तो एक ही काफी है। लेकिन उसके बोलते ही बटलर लूरी तुरंत बीच में बोल पड़ती है, नहीं, 3 ही देना। फेरदा उसकी तरफ देखकर कुछ सेकंड के लिए चुप रह जाता है। उसके चेहरे पर पहली बार ऐसी चमक दिखाई दे रही थी जैसी किसी बच्चे को अपनी पसंद की मिठाई देखकर आती है। दुकानदार मुस्कुराते हुए शहद में प्रिजर्व्ड किए हुए फ्रूट्स उनके हाथ में रख देता है। उन्हें देखते ही बटलर लूरी के चेहरे पर एक मासूम सी खुशी फैल जाती है। यह नज़ारा देखकर फेरदा हल्की मुस्कान के साथ कहता है, सच कहूं, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें ऐसी मीठी चीजें पसंद होंगी। बटलर लूरी तुरंत अपनी सफाई पेश करती है, गलत मत समझना, मुझे ये पसंद वसंद की वजह से नहीं चाहिए थे। मैं तो बस ये सुनिश्चित कर रही थी कि जानकारी देने वाले को उसकी मेहनत की अच्छी कीमत मिले। इतना कहकर वह आराम से स्वीट स्नैक्स खाने लगती है, लेकिन फेरदा की नज़र अब भी उसी पर टिकी रहती है। वह मन ही मन सोचता है, अब तक मुझे लगता था कि बटलर लूरी भी मेरी तरह बिल्कुल इमोशनलेस है, लेकिन इसके चेहरे पर ऐसा बचकाना एक्सप्रेशन भी आ सकता है, इसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उधर बटलर लूरी भी महसूस कर लेती है कि फेरदा लगातार उसे ही देख रहा है। वह झट से अपने स्वीट स्नैक्स पीछे कर लेती है, फिर उनमें से एक उसकी तरफ बढ़ाकर पूछती है, क्या तुम भी खाना चाहते हो? फेरदा हल्का सा मुस्कुराकर सिर हिलाता है, नहीं, तुम ही खा लो, लेकिन हमें अब जल्दी निकलना होगा, अंधेरा होने वाला है और अगर देर हुई तो हम सही समय पर वहां नहीं पहुंच पाएंगे। उसी समय कहानी का सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है। आखिरकार उस रहस्यमयी स्कॉलर की पहली झलक दिखाई जाती है जिसकी तलाश में फेरदा यहां तक आया था, लेकिन उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ हो चुका है। वह घबराकर लगभग चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मेरी सालों की रिसर्च पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। मैं उसे उसकी जबरदस्त बुद्धि के साथ साथ उसकी मुसीबतों की वजह से भी जाना जाता था। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है,
आवाज सुनते ही बर्नल मार्कीज पलटकर देखता है और सामने खड़े लोगों को देखकर चौंक जाता है। वह हैरानी से पूछता है, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? उनमें से एक उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख देता है और हंसते हुए बोलता है, हमारे बीच जो कुछ हुआ था उसके बाद यहाँ आना तो बनता ही था। वैसे ग्रेजुएशन की बधाई, लेकिन अब तुम्हारे उधार का हिसाब करने का समय आ चुका है। भाई, ये सुनते ही बर्नाल के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसके पास न कोई जमीन थी, न जायदाद, न धन दौलत। उसके नाम पर अगर कुछ था तो सिर्फ ढेर सारा कर्ज, और सामने खड़े ये लोग उसी कर्ज की वसूली करने आए थे। कुछ देर बाद बर्नाल अपने घर पहुंचता है, लेकिन वे लोन शार्क्स भी उसके पीछे पीछे वहीं आ जाते हैं। उनमें से एक गुस्से में बोलता है, आखिर हमारे पैसे कब लौटाने वाला है? बर्नल दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहता है, प्लीज मुझे थोड़ा और वक्त दे दो। मैं इतनी जल्दी इतने सारे गोल्ड कॉइन्स कहाँ से लाऊं? ये सुनते ही वह आदमी और भड़क जाता है, और वक्त? मैं सालों से तेरी ग्रेजुएशन का इंतजार कर रहा था, अब भी तू टाइम मांग रहा है? तभी उसकी नजर कमरे में पड़ी एक अजीब सी लाश पर जाती है। वह नाक सिकोड़ते हुए पूछता है, ये क्या है? किसी जानवर की सड़ी हुई डेड बॉडी? बर्नल तुरंत सिर हिलाते हुए जवाब देता है, नहीं, ये किसी जानवर की नहीं, बल्कि एक मॉन्स्टर की डेड बॉडी है। मैं एक खास रिसर्च कर रहा हूं। अगर सब कुछ मेरी उम्मीद के मुताबिक हुआ तो बेकार समझे जाने वाले मॉन्स्टर्स की डेड बॉडी का इस्तेमाल करके पावरफुल मना स्टोन्स बनाए जा सकते हैं। वह आगे समझाता है, ऐसे मटेरियल्स इकट्ठा करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर मेरी रिसर्च सफल हो गई तो पूरे कॉन्टिनेंट के लिए यह बहुत बड़ी मदद साबित होगी। भाई, बर्नाल की आंखों में अपने रिसर्च को लेकर गजब का जुनून था, लेकिन सामने वाले को उसके सपनों से कोई मतलब नहीं था। वह झल्लाकर बोलता है, फिर वही बहाना, मैं अब तक सिर्फ इसलिए इंतजार करता रहा क्योंकि तू कहता था कि कोई बड़ी रिसर्च कर रहा है। अब सीधा बता, क्या तेरी ये रिसर्च अभी इसी वक्त पैसे कमा सकती है? बर्नल बेबस होकर धीरे से जवाब देता है, नहीं, इतनी जल्दी नहीं। रिसर्च पूरी करने के लिए अभी बहुत सारे वेरिएबल्स बाकी हैं। यह सुनते ही वह आदमी ताना मारते हुए बोलता है, तू सच में ऐसा रिसर्चर है जिसे असली दुनिया की कोई समझ ही नहीं। मेरी मान, अपनी ये रिसर्च छोड़ और वेपन रिसर्च में लग जा। वहां पैसा भी है और तेरे जैसे टॉप स्कॉलर की बहुत कीमत भी। लेकिन बर्नल तुरंत मना कर देता है, नहीं, मेरे पास पहले से कई रिसर्च प्रपोजल्स हैं, मैं वेपन रिसर्च नहीं कर सकता। अरे भाई, इतना सुनना था कि सामने वाले का गुस्सा फूट पड़ता है। वह बिना एक पल गंवाए अपनी नाइफ निकालकर पूरी ताकत से बर्नल की तरफ फेंक देता है। नाइफ उसके चेहरे के बिल्कुल पास से गुजरती है और पीछे दीवार में धंस जाती है। भाई, अगर वह थोड़ा भी इधर उधर होता तो आज उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाती। वह आदमी ठंडी आवाज में बोलता है, मैं प्यार से समझा रहा था, लेकिन लगता है तुझे बातों से समझ नहीं आएगी। बर्नाल घबराकर पीछे हटता है और जल्दी से बोलता है, मैं सच में वेपन रिसर्च नहीं कर सकता, कोई दूसरा प्रोजेक्ट दे दो, मैं वह कर लूंगा। लेकिन इस बार वह आदमी अपनी मुट्ठियां चटकाते हुए आगे बढ़ता है। उसके चेहरे की मुस्कान साफ बता रही थी कि अब बातों का समय खत्म हो चुका है। वह गुस्से से बोलता है, लगता है अब तुझे लात घूंसों की भाषा में समझाना पड़ेगा। इतना कहते ही वे सभी बर्नाल पर टूट पड़ते हैं और बेचारा बर्नाल अकेला उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन भाई, जैसे ही वे लोन शार्क्स बर्नल मार्की को बेरहमी से पीटना शुरू करते हैं, बेचारा बर्नाल खुद को बचाने की कोशिश तक नहीं कर पाता। वह मन ही मन घबराते हुए सोचता है, नहीं, मेरे सिर पर मत मारना, ऐसे तो मैं सच में मर जाऊंगा। लेकिन उन लोगों पर उसकी किसी बात का कोई असर नहीं पड़ता। तभी अचानक बाहर से एक आवाज गूंजती है, बहुत हो गया। सभी लोग एक साथ दरवाजे की तरफ देखते हैं। वहां फेरदा खड़ा होता है और उसके साथ लूरी भी मौजूद होती है। फेरदा शांत आवाज में बोलता है, जब मैं बाहर था तब अंदर से काफी शोर सुनाई दे रहा था। देखने से लगता है कि मैं सही जगह पर आया हूं। दरअसल मुझे भी इस इंसान से एक काम है, इसलिए पहले मुझे इससे बात करने दो। लोन शार्क उसे ऊपर से नीचे तक देखकर हंस पड़ता है। तुम्हें देखकर तो किसी यंग लॉर्ड या यंग मास्टर जैसे लग रहे हो। क्या इस कमीने ने तुमसे भी पैसे उधार लिए हैं? फेरदा बिना भाव बदले सिर हिलाता है। नहीं। वह आदमी फिर बोलता है, तो फिर थोड़ा इंतजार करो, पहले मैं इससे अपना हिसाब बराबर कर लूं, उसके बाद इसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। चिंता मत करो, बोलने की हालत में छोड़ूंगा। फेरदा हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, असल में मुझे इसके मुंह की नहीं, इसके दिमाग की जरूरत है। भाई, ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग एक पल के लिए चुप हो जाते हैं। फेरदा आगे कहता है, ऐसा करते हैं, इसके बदले मैं इसका पूरा कर्ज चुका देता हूं। लोन शार्क की आंखें चमक उठती हैं। वह तुरंत बोलता है, सूद समेत पूरे 72 गोल्ड कॉइन्स बनते हैं। क्या तुम सच में इतनी रकम दे पाओगे? फेरदा बिना झिझके जवाब देता है, बिल्कुल। उसके इतना कहते ही लूरी आगे बढ़ती है और गोल्ड कॉइन्स से भरा एक भारी थैला उनके सामने रख देती है।
वह शांत आवाज में कहती है, पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाई, इतने सारे गोल्ड कॉइन्स एक साथ देखकर उन लोन शार्क्स की आंखें ही फैल जाती हैं। उनमें से एक बर्नल की तरफ देखकर हंसते हुए बोलता है, लगता है आज तेरी किस्मत खुल गई। इतने अमीर लोग तेरे पीछे खड़े हैं। इतना कहकर जैसे ही वह गोल्ड कॉइन्स उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लूरी बिजली की तेजी से उसका हाथ पकड़ लेती है। उसी समय फेरदा ठंडी आवाज में बोलता है, हमारी डील अभी पूरी नहीं हुई है, तो आखिर तुम किस चीज पर हाथ रख रहे हो? यह सुनते ही वह आदमी चौंक जाता है। क्या मतलब? अब अपने शब्दों से मुकरने वाले हो? फिरदा उसकी आंखों में देखते हुए जवाब देता है, मैंने साफ कहा था कि मुझे बरनाल चाहिए, लेकिन तुम लोगों ने मेरी प्रॉपर्टी को जरूरत से ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। अब जब तुमने उसे इतनी बुरी तरह पीटा है तो उसका कॉम्पेंसेशन भी तुम्हें देना पड़ेगा। भाई, यह सुनकर लोन शार्क का दिमाग ही घूम जाता है। वह गुस्से से बोल पड़ता है, क्या तुम एक इंसान को अपनी प्रॉपर्टी कह रहे हो? और ये छोटी सी लड़की आखिर इतनी ताकतवर कैसे है? इतना सुनते ही लूरी का सब्र जवाब दे देता है। वह उसका हाथ इतनी आसानी से मोड़ देती है कि अगले ही पल उसकी दर्द भरी चीख पूरे कमरे में गूंज उठती है। बेचारा अपना हाथ पकड़कर वहीं बैठ जाता है। फेरडा कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन लूरी बीच में ही कह देती है, लगता है यहां आना मेरे लिए बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं था। मुझे इस मामले में पड़ना ही नहीं चाहिए था। अगले ही पल लूरी अपने प्रेशर का इस्तेमाल करती है। भाई, अचानक पूरे कमरे का माहौल बदल जाता है। ऐसा भयानक दबाव बनता है कि कोई भी अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं रह पाता। सभी लोग एक एक करके घुटनों के बल जमीन पर गिर जाते हैं। उनमें से एक कांपते हुए सोचता है, ये क्या है? मेरी बॉडी हिल क्यों नहीं रही? क्या ये मैजिक है या इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक कुछ? लेकिन उन्हें अभी यह एहसास नहीं था कि उनकी असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। तभी फेरडा शांत आवाज में उनकी तरफ देखते हुए बोलता है, मैं तुम्हें दो रास्ते देता हूं। पहला, बर्नल को इस हालत में पहुंचाने का कॉम्पेंसेशन दो, और दूसरा, जितनी पिटाई तुमने बर्नल की है उतनी ही पिटाई तुम सब भी खाओ। वह हल्की मुस्कान के साथ आगे कहता है, जहां तक मैं जानता हूं तुम लोन शार्क्स अपने एक भी कॉइन का नुकसान नहीं होने देते। इसका मतलब तो साफ है, तुम लोग दूसरा रास्ता ही चुनोगे। भाई, ये सुनते ही उन लोगों के चेहरों का रंग उड़ जाता है, लेकिन अब उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। फेरदा इशारा करता है और लूरी आगे बढ़ जाती है। अगले ही पल पूरे घर में सिर्फ चीखों की आवाजें गूंजने लगती हैं। अरे भाई, लूरी ने उन सब की ऐसी धुनाई की कि थोड़ी देर पहले जो लोग बर्नाल को धमका रहे थे अब खुद जमीन पर पड़े कराह रहे थे। और मजेदार बात तो यह थी कि लूरी को उन्हें पीटने में बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। बर्नल धीरे धीरे उठता है और झुककर कहता है, सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग समय पर नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। मेरा नाम बर्नल मार्कीज है। हालांकि ज्यादातर लोग मुझे मेसी स्कॉलर कहकर बुलाते हैं। इसके जवाब में फेरदा भी अपना परिचय देता है। मेरा नाम फेरदा वेल्द्रोवा है। भाई, जैसे ही बर्नल वेल्द्रोवा नाम सुनता है उसकी आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं। वह घबराकर तुरंत सिर झुका देता है। क्या वेल्द्रोवा? मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप तो ग्रैंड डचेस के जीवन साथी हैं। फेरदा मुस्कुराकर उसे आराम से खड़े होने का इशारा करता है। इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। मैं यहां तुम्हारी रिसर्च की वजह से आया हूं। यह सुनते ही बर्नल की आंखों में चमक आ जाती है। क्या आपको मेरी रिसर्च में दिलचस्पी है? फेरदा सिर हिलाते हुए जवाब देता है, हाँ, वही रिसर्च जिसमें तुम बेकार समझे जाने वाले मॉन्स्टर्स की डेड बॉडी का इस्तेमाल करके माना स्टोन्स बनाने की कोशिश कर रहे हो। वह आगे समझाता है, हमारे फॉरेस्ट में ऐसे मॉन्स्टर्स की कोई कमी नहीं है। अगर तुम हमारे कासल में आ जाओ तो मैं तुम्हारी पूरी रिसर्च को बिना किसी शर्त के सपोर्ट करूंगा। भाई, यह सुनकर बर्नल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसकी सबसे बड़ी परेशानी हमेशा रिसर्च के लिए रिसोर्सेज और फंड्स की थी। लेकिन फेरदा आगे जो कहता है उसे सुनकर तो वह और भी ज्यादा हैरान रह जाता है। फेरदा बोलता है, सिर्फ सपोर्ट ही नहीं, तुम्हें रिसर्च फंड्स मिलेंगे, फैकल्टी मिलेगी और जिस भी चीज की जरूरत होगी वह सब तुम्हें दिया जाएगा। यह सुनकर पास खड़ी लूरी धीरे से कहती है, क्या यह सब करना सच में ठीक रहेगा? लेकिन फेरदा उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए बर्नाल की तरफ देखता है और अपनी असली शर्त सामने रखता है। इसके बदले तुम्हें अपनी रिसर्च के नतीजों से हमारे लिए कुछ बेहतरीन वेपन्स बनाने होंगे। भाई, यह सुनते ही बर्नाल के चेहरे की सारी खुशी पल भर में गायब हो जाती है। जैसे ही फेरदा की शर्त खत्म होती है, बर्नल मार्की का चेहरा तुरंत उतर जाता है। वह घबराकर बोलता है, क्या आपने वेपन्स बनाने की बात कही? माफ कीजिए, लेकिन मैं यह ऑफर स्वीकार नहीं कर सकता। फेरदा शांत रहता है और बर्नाल आगे कहता है, वेपन्स ऐसी चीज हैं जो लोगों की जान लेती हैं और शांति को खत्म कर देती हैं। मैं ऐसी किसी चीज पर रिसर्च नहीं करना चाहता।
मैं चाहता हूं कि यह दुनिया जितनी हो सके उतनी शांत रहे। भाई, बर्नल की बात सुनकर फिरदा उसे ध्यान से देखता है और फिर गंभीर आवाज में बोलता है, मुझे पता है कि तुम शांति को कितना महत्व देते हो, लेकिन जिन मॉन्स्टर्स की डेड बॉडी का इस्तेमाल तुम अपनी रिसर्च में करते हो, क्या तुम्हें अंदाजा है कि उनमें से सिर्फ एक मॉन्स्टर को मारने के लिए कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है? बर्नाल एकदम चुप हो जाता है। फिरदा बिना रुके आगे बोलता है, क्या तुम्हें यह भी पता है कि हर 3 दिन में ग्रैंड डचेस खुद फ्रंट लाइन पर जाती हैं? वहां वे उन मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देती हैं। और वे कोई साधारण मॉन्स्टर्स नहीं हैं। अगर उन्हें न रोका जाए तो वे कुछ ही पलों में पूरी सिटी को तबाह कर सकते हैं। कमरे का माहौल पूरी तरह गंभीर हो जाता है। फिरदा की आवाज और सख्त हो जाती है। हर बार ग्रैंड डचेस अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की रक्षा करती हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को इन सैक्रिफाइसेस के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। वे बिना कुछ जाने शांति से अपनी जिंदगी जीते रहते हैं। वह बर्नाल की आंखों में देखते हुए कहता है, और इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं है। लेकिन अगर ऐसे वेपन्स बन जाएं जो उन मॉन्स्टर्स का आसानी से सामना कर सकें, तो ग्रैंड डचेस और फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले बाकी लोगों का बोझ काफी कम हो जाएगा। भाई, अब फेरदा की हर बात सीधे बर्नल के दिल तक पहुंच रही थी। फेरदा आगे कहता है, इसीलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं चाहता हूं कि तुम ऐसे वेपन्स बनाओ जो लोगों की जान लेने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की जान बचाने के लिए इस्तेमाल हो। इतना कहकर फेरदा एक अपॉइंटमेंट लेटर निकालकर बर्नल की तरफ बढ़ा देता है। अगर तुम तैयार हो जाओ तो तुम्हें कासल का चीफ रिसर्चर बनाया जाएगा। बर्नल कांपते हुए उस अपॉइंटमेंट लेटर को देखता है। उसकी आंखों में खुशी भी थी, लेकिन साथ ही एक बड़ी दुविधा भी। वह धीमी आवाज में बोलता है, लेकिन मेरे लिए वेपन्स बनाना। उसकी बात वहीं अधूरी रह जाती है। भाई, यहीं हमें बताया जाता है कि बर्नल मार्की, जिसे आज पूरी दुनिया मैसी स्कॉलर कहकर मजाक उड़ाती है, वही इंसान भविष्य में इस दुनिया को मैजिक टेक के एक बिल्कुल नए दौर में ले जाएगा। आने वाले समय में लोग उसे उस महान रिसर्चर के रूप में याद करेंगे जिसने शांति की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर युद्ध का रास्ता चुनने से भी कभी पीछे कदम नहीं खींचे। और भाई, फिरदा के दिमाग में अभी भी बर्नल मार्की की बात चल रही होती है। वह कहता है, बर्नाल अभी तक इस बात पर कोई फैसला नहीं कर पाया कि उसे हमारा साथ देना है या नहीं। लूरी भी थोड़ी चिंता के साथ पूछती है, लेकिन क्या उसे ऐसे ही छोड़कर आ जाना सही था? क्या वह सच में हमारे पीछे आएगा या फिर वहीं रुक जाएगा? फेरदा आराम से जवाब देता है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही वह अपने विचारों को ठीक से सुलझा लेगा, वह खुद हमारे पीछे आ जाएगा। अब भाई, जहां फेरदा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है, वहीं लूरी के पास कैंडी के ढेर सारे जार रखे होते हैं। जार खोलो तो अंदर रंग बिरंगी कैंडी भरी पड़ी थी। फेरदा उन्हें देखकर पूछता है, वैसे तुम्हें ह्यूमंस के स्नैक्स इतने पसंद हैं? लूरी बड़ी मासूमियत से जवाब देती है, ये मेरी भूख को बड़ी मुश्किल से शांत कर पाते हैं। फिर भी हमें काफी लंबा सफर तय करना है, इसलिए मैं इन्हें साथ ले आई। अब फेरडा बताता है कि उनका अगला टारगेट रेड आइज रेस से जुड़ा हुआ है। भाई, रेड आइज रेस कोई आम रेस नहीं थी। उनके लोग मैजिक सर्कल्स को बड़ी आसानी से ब्रेक कर सकते थे। इसी वजह से मेजेस उन्हें अपने लिए खतरा मानते थे और उन्हें मेजेस कर्स तक कहा जाता था। उनका इतना ज्यादा शिकार किया गया कि माना जाने लगा कि पूरी रेस ही एक्सटिंक्ट हो चुकी है। लूरी भी हैरान होकर बोलती है, तो अगर सच में रेड आइज रेस का कोई व्यक्ति बचा हुआ है तो वह हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल एसेट साबित हो सकता है, लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कैसे? फिरदा तुरंत लूरी से पूछता है, वैसे तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ट्रैवल फंड्स अभी भी बचे हैं? लूरी बताती है कि इतने पैसे तो हैं कि एक पूरी कैरेज भरी जा सकती है। फिरदा कहता है, तो ठीक है, हलीम में रुकने के लिए उतने काफी रहेंगे। भाई, हालिम का नाम सुनते ही लूरी के चेहरे पर हैरानी आ जाती है। हलीम? तुम्हारा मतलब वही हलीम है, करप्शन और एंटरटेनमेंट की सिटी? फिरदा आराम से कहता है, हाँ, जिस व्यक्ति को हम ढूंढ रहे हैं वह एक गैम्बलर है। कुछ समय बाद कहानी पहुंचती है हलीम के कसीनो में। यहां एक आदमी आराम से कुछ लोगों के बीच बैठकर गैम्बलिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी कसीनो में अचानक ऐसा नजारा दिखाई देता है कि सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि लूरी एक पूरी कैरेज भरकर गैम्बलिंग चिप्स लेकर अंदर आ चुकी होती है। लोग हैरान होकर सोचते हैं, क्या ये लोग पागल हो गए हैं? इनके पास इतना पैसा आया कहां से? कोई इसे किसी टेरिटरी के पूरे बजट जितना बता रहा था। तभी उस गैम्बलर की नजर फेरदा पर पड़ती है। फेरदा उसके सामने जाकर रुकता है। लूरी शांत आवाज में बोलती है, लॉर्ड फेरदा, जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे थे, ये तो वैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। इसकी आंखें भी लाल नहीं हैं। फेरदा कहता है, नहीं, यही है वो। तभी वह आदमी मुस्कुराकर बोलता है, वेल, क्या आप यहाँ जेड सोलो को ढूंढते हुए आए हैं? और मन ही मन सोचता है कि आज का टारगेट खुद चलकर उसके पास आ गया। दोनों गैम्बलिंग टेबल पर बैठते हैं और पोकर शुरू होता है। जेड जानबूझकर एक राउंड हार जाता है और नाटक करते हुए बोलता है, ओह, कितना क्लोज था।
इस बार फेरडा जीत गया। उसके पास बैठी एक लड़की पूछती है, जेड, क्या आज तुम सीरियसली नहीं खेल रहे हो? जेड मुस्कुराकर कहता है, लगता है आज लक मेरे साथ नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे थोड़ा चीयर अप करोगी तो शायद मैं मोटिवेशन लेकर जीत भी जाऊं। भाई, फेरदा यह सब ध्यान से देख रहा होता है और उसके दिमाग में तुरंत बात साफ हो जाती है। यह गैम्बलिंग असली खेल नहीं है। जेड का असली टारगेट तो उस लड़की का दिल जीतना है। उसके पास किसी को भी आकर्षित कर लेने जितना चार्म था, वह हैंडसम था और गैम्बलिंग में भी कमाल की स्किल्स रखता था। लेकिन फेरदा यह भी समझ चुका था कि जैसे ही जेड को डेंजर महसूस होगा, वह किसी चालाक खरगोश की तरह तुरंत भागने की कोशिश करेगा। इसीलिए फेरदा पहले ही उसके सभी एस्केप रूट्स खत्म करने का मन बना लेता है। जेड मुस्कुराकर पूछता है, यंग मास्टर, लगता है आपको मेरे साथ खेलकर मजा आ रहा है? फेरदा जवाब देता है, हाँ, तुम्हारी वजह से मजा तो आ रहा है। जेड कहता है, वैसे आप जैसे लोगों से मिलना मुझे हमेशा पसंद आता है। फेरदा साफ बोल देता है, लेकिन आगे से मैं तुम्हें यहां नहीं देखना चाहता। अगर मेरे पीछे खड़ी ये छोटी लड़की मुझे गैम्बलर समझने लगी तो मेरे लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। जेड हंसते हुए कहता है, यही बात तो हर कोई कहता है। मैं समझता हूं लड़की को इम्प्रेस करना कितना जरूरी होता है, लेकिन फिर तुम यहां आए ही क्यों हो? फेरदा सीधा जवाब देता है, मैं अमीलिया के लिए यहां आया हूं और मैं उसे ढूंढ रहा हूं। भाई, अमीलिया का नाम सुनते ही जेड के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। वह गुस्से में बोलता है, तुम मुझसे यह मत कहना कि तुम भी उन्हीं लोगों के साथ हो। फेरदा बिना घबराए कहता है, मैं अपने सारे पैसे एक ही बार में दांव पर लगाता हूं। इतना सुनते ही पूरे कसीनो का माहौल बदल जाता है। इतनी बड़ी रकम एक ही राउंड में जेड के खिलाफ लगा दी जाती है। लोग हैरान होकर सोचने लगते हैं कि यह आदमी आखिर यहां आया ही क्यों है। जेड भी गंभीर हो जाता है। वह सोचता है, लगता है यह राउंड मुझे हर हाल में जीतना होगा। और भाई, जेड सच में वह राउंड जीत जाता है। इसके बाद वह फेरडा और लूरी से कहता है, तुम दोनों मेरे साथ चलो। फेरदा भी समझ जाता है कि अब असली बातचीत होने वाली है। कुछ देर बाद जेड उनसे अकेले में पूछता है, तुम्हें अमीलिया के बारे में कैसे पता? फिर वह गंभीर होकर बोलता है, मुझसे यह मत कहना कि तुम भी उन्हीं मेजेस के साथ हो। अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, मेरी बहन कहाँ है? और तभी भाई, जेड की आंखों का रंग बदल जाता है। जो आंखें अभी तक ब्राउन थीं, अब पूरी तरह रेड हो चुकी थीं। फेरदा मन ही मन समझ जाता है कि उसका शक बिल्कुल सही था। फेरदा शांत आवाज में कहता है, जिन लोगों की तुम बात कर रहे हो, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तुम खुद भी वह नहीं हो जो कसिनो में सबको दिखाई देते हो। तुम एक ऐसे गैम्बलर बने हुए हो जो रोज यहां आता है, लोगों के साथ खेलता है और नोबल सोसाइटी में अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। लेकिन यह सिर्फ एक दिखावा है। तुम्हारे पास ऐसी एबिलिटीज हैं जिनकी मदद से तुम इस पूरे कसिनो को भी आसानी से करप्ट कर सकते हो। फिर भी तुम इस सस्ती रूटीन में फंसे हुए हो, नोबल्स के करीब जाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें ऐसे कनेक्शंस चाहिए जिनकी मदद से तुम अपनी बहन को खोज सको। भाई, फेरदा की बात सुनकर जेड समझ जाता है कि उसके बारे में बहुत कुछ पहले ही पता लगाया जा चुका है। फिर हमें जेड और उसकी बहन की कहानी बताई जाती है। दोनों के पास रेड आइज थीं और इसी वजह से उनकी रेस को खत्म करने की कोशिश की गई थी। मेजस रेड आइज वालों को मिटाना चाहते थे, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग उनकी शक्तियों का फायदा उठाना चाहते थे। इसी अफरा तफरी में जेड अपनी बहन को खो देता है। इसके बाद वह अपनी आइडेंटिटी छिपाकर हाई सोसाइटी के कनेक्शंस का इस्तेमाल करने लगता है ताकि किसी तरह अमीलिया का पता लगा सके। लेकिन नोबल्स अपीयरेंस और स्टेटस को महत्व देते थे और जेड धीरे धीरे उनके लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन बनकर रह गया। फेरदा साफ बोलता है, तुम चाहे जितने पैसे जमा कर लो, फिर भी उन लोगों के करीब नहीं पहुंच पाओगे। जेड परेशान होकर पूछता है, तो तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? मैं अभी तक अपनी बहन को नहीं ढूंढ पाया हूं, और अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो मेरी सारी कोशिशें और भी मुश्किल हो जाएंगी। फेरदा उसे एक रास्ता देता है। मेरा नाम फेरदा वेल्द्रोवा है। डचेस वेल्द्रोवा के पति के तौर पर मैं तुम्हें अपना अटेंडेंट बनने का ऑफर देता हूं। जेड तुरंत शक भरी नजरों से फेरदा को देखता है। तो तुम मुझे अपने अटेंडेंट के रूप में काम पर रखना चाहते हो? फेरदा सिर हिलाता है। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मैं अभी अपॉइंटमेंट लेटर दिखा सकता हूं। अगर तुम मेरा ऑफर स्वीकार करते हो तो मैं तुम्हें हाई सोसाइटी में प्रवेश करने का मौका दूंगा और तुम्हारी बहन को खोजने में भी मदद करूंगा। जेड मन ही मन सोचता है कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, लेकिन फेरदा पर पूरी तरह भरोसा करना भी आसान नहीं है। इसीलिए वह अपनी शर्तें रखता है। पहली शर्त, मेरे काम के बदले मुझे कॉम्पेंसेशन चाहिए। दूसरी, अगर तुम्हारा कोई गलत मोटिव है और तुम मेरी एबिलिटीज का गलत इस्तेमाल करना चाहते हो तो मैं बिना किसी झिझक के वहां से चला जाऊंगा। फेरदा तुरंत कहता है, ठीक है, मैं दोनों शर्तें स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरी भी एक थर्ड कंडीशन है। जिस दिन तुम्हें अपनी बहन मिल जाएगी उसी दिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारी मर्जी, रुकना है या जाना है।
जेड ये सुनकर सच में चौंक जाता है। क्या तुम मुझे सच में ऐसे ही जाने दोगे? मुझे बेचोगे नहीं, स्लेव भी नहीं बनाओगे? फिरदा हंसकर जवाब देता है, लोगों को खरीदने या बेचने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही तुम आजाद हो। लेकिन जेड के मन में अभी भी एक सवाल था। आखिर फेरडा को रेड आइज रेस के व्यक्ति से जरा भी डर क्यों नहीं लग रहा था? जेड फेरडा से पूछता है, क्या तुम मेज हो भी या नहीं? तुम्हारे सामने रेड आइज रेस का एक इंसान खड़ा है और फिर भी तुम्हें डर नहीं लग रहा? मैं तुम्हारा नेचुरल एनिमी हूं। फेरडा उसकी बात सुनकर हंसता है। कितनी हास्यास्पद बात है। अगर कोई मेज सिर्फ इसलिए डर जाए क्योंकि उसकी मैजिक किसी दूसरी रेस पर काम नहीं करती, तो वह मेज होने के लायक ही नहीं है। फेरडा साफ कर देता है कि वह जेड को जबरदस्ती रोकने वाला नहीं है। हालांकि मन ही मन वह जानता था कि अगर वह जेड को रोकने की कोशिश भी करे तो यह आसान नहीं होगा, क्योंकि पिछली जिंदगी में जेड कई बार प्रिजन को तोड़कर वहां से भाग चुका था। जेड फेरडा को ध्यान से देखकर बोलता है, वैसे एक नोबल के तौर पर तुम काफी अनयूजुअल हो। ठीक है, अब से मैं लॉर्ड के लिए काम करूंगा। तो बताओ, ग्रैंड डचेस वेल्द्रोवा के कॉन्सॉर्ट के रूप में तुम्हारी तरफ से मेरी पहली ड्यूटी क्या है? फेरडा बिना ज्यादा सोच विचार के अपनी पहली ड्यूटी बता देता है, तुम्हें जाकर एक लड़की को हमारे साथ लाना है। भाई, यह सुनते ही जेड के मुंह से उसकी बियर्ड लगभग निकल ही जाती है। वह हैरानी से पूछता है, क्या एक लड़की को लाना है? फेरडा बिल्कुल शांत रहता है और कहता है, क्या यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम आसानी से हैंडल कर सकते हो? मेरा मतलब है, वह लड़की अकेली रहती है, तुम्हारे लिए उसे लाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। जेड के चेहरे पर ऐसा भाव आता है जैसे उसने अभी अभी अपने नए जॉब की सबसे अजीब ड्यूटी सुन ली हो। तो भाई, अगर आपको यह चैप्टर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगली कहानी में जेड की नई जर्नी और उस रहस्यमयी लड़की की एंट्री होने वाली है।